हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। जैसा कि पता है 28 मार्च को आपका पीआरटी का टीयर 2 का एग्ज़ाम है। आपके पास अब 2 ही दिन है, 25 मार्च और 26 मार्च। 27 में तो ज़्यादातर लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। तो इन 2 दिनों में आपको जिस वीडियो की नीड होगी ये वीडियो वही है। ठीक है, ईवीएस का पूरा सिलेबस, चाहे वो योगा हो, चाहे वो विजुअल आर्ट हो, चाहे वो एनसीईआरटी की नई पुरानी किताबें हों, चाहे सोशल स्टडीज़ वाला पार्ट हो, वो सारे टॉपिक्स जो ईवीएस के सिलेबस में दिए गए थे वो आपको इस वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। ये रामबाण वीडियो होगी, इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है। जितना इस वीडियो में कराया जा रहा है उतना आप कर लो। अगर आपने अब तक कुछ नहीं भी किया है और इस वीडियो को आप आराम से देख लेते हो, कवर कर लेते हो, तो भी आपका ईवीएस वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्टिव हो, दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो कंटेंट है, ठीक है, ये टॉपर्स चॉइस पब्लिकेशन की तरफ से आ रहा है। ठीक है, उन्होंने टीम ने काफ़ी मेहनत करी है इसके लिए, क्योंकि अभी ना लास्ट मोमेंट जब हमने 5 मॉक बनाए थे उसके बाद जैसे ही ईएमआरएस पैटर्न आया उसके बाद हम ईएमआरएस के मॉक्स पे लग गए थे। लेकिन बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कंटेंट कहाँ से लाए, कंटेंट कहाँ से लाए, अगर लिखने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो हम लिखेंगे क्या। तो मॉक के साथ साथ टीम ने मेहनत करके ये एक रामबाण फर्रे बनाए जिसको हम टॉपर्स फर्रे बोलते हैं। आपको पता ही है, हर एग्जाम में हम देते हैं। डेटालॉजी पीआरटी में भी देते, जीके के फर्रे देते, कंप्यूटर के देते। तो ऐसे ही अब ये वाले फर्रे हैं जो ईवीएस के हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको ईवीएस के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी ईवीएस की टेंशन खत्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज। तो इसमें हमने देखो एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं, जौन जौन से चैप्टर से पढ़ना था, उन सबसे हमने डायरेक्ट वन लाइनर्स की फैक्ट्स उठा लिए हैं। ठीक है, उनके साथ हमने जो भी एग्जाम ट्रैप्स है कि एग्जाम में आप क्या गलती कर सकते हो वो बता दिया है, और कुछ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी उसके साथ डाल दिए जो 1-2 मार्क्स के हैं। वो क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज। इसमें जो पॉइंटर्स हैं वो क्या है, देखो सबसे पहले है अंताक्षरी और स्नेक एंड लेडर्स, जो सांप सीढ़ी होता है। वो दोनों इंडोर गेम्स होते हैं। जो बेला की फैमिली थी वो बारिश के दिनों में यही गेम्स खेला करती थी। ठीक है, तो याद रखना अंताक्षरी और स्नेक एंड लेडर्स दोनों इंडोर गेम्स है। नेक्स्ट है पिट्ठू इज एन आउटडोर गेम प्लेड विद बॉल एंड स्टोन्स। तो पत्थरों को, मतलब बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करो और फिर उसे बॉल से खेलते हैं। ठीक है, स्टोन्स एंड बॉल इसके इक्विपमेंट्स है। ये क्या है, ये आउटडोर गेम है, टीम्स में खेला जाता है। कोई एक टीम के प्लेयर जो होते हैं वो पत्थरों के ना, मतलब एक टीला लगाते हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर बैलेंस करते हैं और दूसरी टीम उसे बॉल से मारती है। ठीक है, नेक्स्ट है रंगोली कैन बी मेड यूजिंग कलर्स फ्रॉम ड्राइड फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। मतलब सूखे फूलों से, पत्तियों से, इनके कलर यूज करके रंगोली बनाई जाती है। जलेबी विद रबड़ी आर ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट कॉम्बिनेशन एंजॉयड एट मेलाज एंड फेस्टिवल। तो अगर कोई बोले ना ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट का कॉम्बिनेशन क्या है जो ज्यादातर मेलों में मिलता है, तो बोलना जलेबी विद रबड़ी। ठीक है, एनसीईआरटी में ये मेंशन है। नेक्स्ट है कुल्फी, जो इंडियन आइसक्रीम है वो मटके में सेल होती है जिसको हम मटका कुल्फी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी फैसिलिटीज एट द मेला इंक्लूड। अगर कोई बोले कि मेले में कौन कौन सी इमरजेंसी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, हो सकता है ये उसमें आ जाए, एमसीक्यू में आ जाएगी, इनमें से कौन सा इमरजेंसी फैसिलिटी मेले में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेना। एम्बुलेंस होती है, पुलिस जीप होती है और फायर इंजन होता है, कि अगर आग वगैरह लग गई तो आग बुझाई जा सके। है कोई दंगा वगैरह हो गया तो पुलिस जीप वहां पे रहती है, चोट वगैरह लग जाए तो एम्बुलेंस होती है। तीनों चीजें होती है। नेक्स्ट है अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलेंटियर्स इज सेटअप एट द मेला टू हेल्प पीपल फाइंड लॉस्ट बिलोंगिंग और फैमिली मेंबर्स। मेले में एक लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी होता है। ये मेले में क्या, ये हर मेन मेन जगह पे होता है कि अगर किसी को कुछ सामान खो गया है या किसी को कुछ सामान मिला है तो वो लाके यहाँ पे रख देता है, ताकि जिसका सामान है वो उसको वापस मिल सके। नेक्स्ट है फैमिली इज द मोस्ट बेसिक एंड एंशियंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है या सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है, तो वो है फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होता है? जॉइंट फैमिली होता है सेवरल जनरेशन लिव टुगेदर। मतलब जैसे मैं, मेरे पापा मम्मी और मेरे दादा दादी, अगर ये 2-3 जनरेशन एक साथ रह रही है तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। उससे हमारे ताऊ चाचा भी आ जाते हैं, बुआ फूफा भी आ गए, मामा की तरफ से भी आ गए। ठीक है, तो जब भी एक न्यूक्लियर फैमिली से अलग, मतलब मम्मी पापा और बच्चों के अलावा जब भी और फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। दूसरा होता है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब पेरेंट्स और बच्चे, कि मम्मी पापा और बच्चे जो भी है, ये सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली। इनके साथ अगर कोई और रिश्तेदार है तो वो हो जाएगी जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है जो मेला फेयर्स होते हैं, वो कम्युनिटी गैदरिंग है, किसके लिए? फन के लिए, फूड के लिए, शॉपिंग के लिए और कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए। ट्यूलिप जो है वो एक तरीके का फूल होता है जो कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल में मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो उसका यूज होता है, वो हिमालयन रीजन में ग्रो होता है। बुरांस जो होता है वो एक लाल कलर का फूल होता है जो कि स्प्रिंग सीजन में जम्मू रीजन में होता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड और बुरांस फ्लावर।
ये क्या होता है, ये लोगों ना अपने घरों के दरवाजे पे रखते हैं जब भी स्प्रिंग फेस्टिवल जहाँ पे आते हैं ना जम्मू में, वहाँ पे अमलतास जो कि येलो रंग के फूल होते हैं, पीले रंग के फूल होते हैं, वो विशुकानी बनाने में, जब विशुकानी बनाते हैं तब वो यूज होता है अमलतास, येलो कलर के फूल होते हैं, ठीक है। ये केरल फेस्टिवल है, केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सखुआ ट्री। सखुआ ट्री एक सेक्रेट ट्री है, मतलब पवित्र पेड़ माना जाता है, जो कि सरुल फेस्टिवल के टाइम पे यूज होता है। इस फेस्टिवल में, सरुल फेस्टिवल में क्या होता है, फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स और सखुआ फ्लावर्स, इनको लेके लोग प्रोसेशन में, जैसे रथ यात्रा टाइप निकालते हैं ना, रैली निकाल दी, तो रिलीजियस हो सकता है, ठीक है, सिविल हो सकता है या पॉलिटिकल हो सकता है, कोई भी प्रोसेशन हो सकता है जिसमें क्या करते हैं कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो नए जो ताजे उगे जो अनाज होता है वो लेके जाते हैं और सखुआ के फूल लेके जाते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग ब्रिंग फ्लावर ब्लॉसमिंग ब्लूमिंग ग्रास ग्रोइंग एंड न्यू लीव्स ऑन ट्रीज आफ्टर हार्श विंटर। सर्दियों के बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है तो नए नए फूल खिलते हैं, ठीक है, घास उगती है, नई पत्ते आते हैं पेड़ों पे। स्प्रिंग को हम कहते हैं सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, नेचर का सेलिब्रेशन बोला जाता है स्प्रिंग सीजन को, ठीक है, जो कि वो हार्श विंटर के बाद क्या होता है कि जब सूरज चमकना स्टार्ट करता है तो नेचर दोबारा उगता है, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे से पत्ते झड़े थे तो वो सब दोबारा नहीं स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करें फेस्टिवल के साथ, हर फेस्टिवल के साथ में कुछ स्पेशल फूड होते हैं जो बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। जैसे देखो, हाक है, जो कि एक कश्मीरी डिश है जो किससे बनती है, लीफी वेजिटेबल से, और वो हॉट राइस के साथ खाई जाती है। ठेकुआ है, छठ पूजा के टाइम पे खाया जाता है। पीठा है, जो कि बिहू के टाइम खाया जाता है, असम के लोग खाते हैं। प्लम केक है, क्रिसमस के टाइम पे खाते हैं। गुजिया है, होली के टाइम पे खाया जाता है। सद्या है, जो कि ओणम के टाइम पे खाया जाता है केरल में। होली जो है, जो कि उगाड़ी के टाइम पे खाया जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का, जब न्यू ईयर आता है उस टाइम पे। सेवइयाँ हैं जो ईद उल फितर के टाइम पे खाई जाती है। तो देख लेना कौन से फेस्टिवल पे कौन सा फूड खाया जाता है, याद कर लेना इनको। नेक्स्ट है फेस्टिवल की अगर डिटेल की बात करें तो कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल है, जो कि कश्मीर वैली में मनाया जाता है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में मनता है। विशु है, जो कि केरला में मनाया जाता है मलयाली न्यू ईयर के टाइम पे। विशु कानी है, जो कि पहला दिन होता है, मलयाली न्यू ईयर का पहला दिन होता है, उस दिन विशु कानी मनाते हैं हम। नेक्स्ट है सरुल फेस्टिवल, जो कि झारखंड के लोग मनाते हैं। सरुल की ऑफरिंग क्या होती है, ये ऑफरिंग जो होती है, मतलब जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं हम, तो वो धरती को चढ़ाया जाता है, अर्थ को, और सूरज को चढ़ाया जाता है ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंक यू बोल के। फिर सरुल के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं ढोल, नगाड़ा और अदर लोकल इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ पे बजाए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है जम्मू का जो स्प्रिंग फेस्टिवल है, ठीक है, वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो छोटे बच्चों को टॉफीज देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं आशीर्वाद की तरह, और वहाँ पे मस्टर्ड और ऑरेंज फ्लावर्स को मतलब घर के गेटों पे सजाया जाता है। नेक्स्ट जो इनमें देखो एग्जाम ट्रैप की बात करें तो जो ट्यूलिप फेस्टिवल है तो वो जम्मू में मनाया जाता है, ये गलत है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में लिखा सकता है ट्यूलिप फेस्टिवल इज इन जम्मू, तो वो गलत है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे है, कश्मीर में। कौन सा फेस्टिवल जम्मू में, वो है बुरांश। नेक्स्ट है सद्या, विशु के टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है, नहीं, सद्या जो है वो फीस्ट है ओनम की, ठीक है, और विशु हैज विशुकानी रिचुअल्स। नेक्स्ट है सखुआ ट्री सेक्रेड इन केरला, गलत बात है। सखुआ झारखंड में, क्योंकि वो सरुल फेस्टिवल के टाइम पे यूज होता है। पिट्ठू एक इंडोर गेम है, नहीं, पिट्ठू एक आउटडोर गेम है, अंताक्षरी इंडोर है। न्यूक्लियर फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग टुगेदर, तो न्यूक्लियर फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते हैं, नहीं रहते। वो किस में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं। नेक्स्ट है ठेकुआ को पीठा के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठेकुआ छठ पूजा पे खाया जाता है, पीठा बिहू में खाया जाता है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम केवीएस के जब एग्जाम हुए थे तब ये गलत हुए थे बच्चों के बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा सारे पॉइंट्स कि कौन सा किसके साथ है। हो सकता है जब स्टेटमेंट्स आते हैं आपको जल्दी जल्दी में लग सकता है कि ये तो यही था, हमने तो यही पढ़ा था, तो वो उल्टा हो सकता है। तो इनको जो ऊपर पॉइंट्स है ना, ये अच्छे से याद कर लेना। तो हर चैप्टर के साथ हमने ऐसे एग्जाम ट्रैप्स दिए कि आपको समझ में आए कि आप पेपर में क्या गलती कर सकते हो। नेक्स्ट अगर इस चैप्टर से हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, जो एक या दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन ये एक में भी आ सकते हैं, दो में भी आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज विशुकनी, वाई इज इट ऑब्जर्व, कि विशुकनी क्या है, क्यों उसको मनाया जाता है। तो आंसर क्या है देखो, विशुकनी इज एन ऑस्पिशियस रिचुअल ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मलयाली न्यू ईयर, ऊपर बताया था अभी, जो कि विशु फेस्टिवल है केरल का। ऑन दिस डे द साइटिंग ऑफ ऑस्पिशियस आइटम, तो इस दिन मतलब जो ऑस्पिशियस आइटम होते हैं वहाँ के, जैसे क्या होता है, येलो फूल होते हैं अमलटास के, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो सनराइज के टाइम पे एक फ्रूटफुल और प्रोस्पेरस ईयर अहेड हो, इस उम्मीद में वो चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है विशुकनी। नेक्स्ट है नेम द स्पेशल फूड्स प्रिपेयर ड्यूरिंग एनी फोर इंडियन फेस्टिवल। अब ऊपर हमने फेस्टिवल पढ़े थे चार, हर फेस्टिवल के साथ उनका स्पेशल फूड था, तो हम कोई से भी चार फूड लिख सकते हैं, जैसे ठेकुआ छठ पूजा, पिठा बिहू, गुजिया होली, और सेवई ईद उल फितर। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सरुल फेस्टिवल, तो उसका आंसर दिया है
डिफरेंशिएट बिटवीन इंडोर आउटडोर गेम्स विद वन एग्जाम्पल ईच, बता दिया है। व्हाट इमरजेंसी फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट मेला, तो इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है एम्बुलेंस, पुलिस जीप, फायर इंजन और एक लॉस्ट एंड फाउंड बूथ, ठीक है, जहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, तो आंसर है पता है हमें, जॉइंट फैमिली में बहुत सारी जनरेशन होती हैं और न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली में शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, न्यूक्लियर फैमिली में इंडिपेंडेंस ज़्यादा होती है, आज़ादी ज़्यादा होती है। तो देखो हर चैप्टर के साथ यही होगा। अभी मैं इस वीडियो में सारे आपको नोट्स बता दूंगा जो भी मेन फैक्ट्स हैं, ताकि आपके फैक्ट्स तो याद रहें। उन फैक्ट्स के साथ आप ट्रैप्स देख लेना, वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना, एक बार देख लेना कि क्या गलती हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बता दूंगा क्वेश्चन क्या है, आप आंसर देख लेना कैसे आंसर किया है, कैसे आंसर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फूड, शेल्टर और वाटर, जो कि 3 थीम्स है जो बेसिक चलती है ना 3 to 5 क्लास में। ईवीएस की 6 थीम्स होती है, तो उसमें से पहली 3 यही है, फूड, शेल्टर, वाटर। फूड मतलब खाना, शेल्टर मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, और वाटर मतलब पानी, सबको पता है। अब फूड के फैक्ट्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला है कि 56 भोग में क्या होता है, कहते हैं ना 56 भोग लगा दो उनके लिए, मेहमान आते हैं तो 56 भोग बनते हैं। 56 भोग का मतलब है 56 वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स बनेंगे, जिसमें हर तरीके का टेस्ट जो भी हमारी टंग से हम इंसान एज अ इंसान जो भी अब टेस्ट हमें पता है, तो हर टेस्ट का फूड आइटम उसमें होगा। तो 56 वैरायटी ऑफ फूड आइटम बनेंगे, रिप्रेजेंटिंग अ ब्लेंड ऑफ 6 टेस्ट। स्वीट होगा मतलब मीठा होगा, तीखा होगा, कसेला होगा, खट्टा होगा, नमकीन होगा, कड़वा होगा, हर टेस्ट उसमें होगा। वो होता है 56 भोग। ये मत सोचना 56 भोग में सिर्फ मिठाई होगी या 56 भोग में सिर्फ तीखा होगा, नमकीन होगा, नहीं, कड़वा भी होता है, खट्टा भी होता है, कसेला भी होता है। नेक्स्ट है आम पन्ना। क्या है आम पन्ना? है कूलिंग समर ड्रिंक है जो कि कच्चे आम से बनता है। स्पिनच जो पालक होता है वो लीफी वेजिटेबल होता है, हम उसका जो लीफ पार्ट खाते हैं प्लांट का, ठीक है। याद रखना है स्पिनच लीफ पार्ट है, स्पिनच फ्लावर नहीं है, स्पिनच फ्रूट नहीं है, स्पिनच क्या है, लीफ पार्ट है। नेक्स्ट है फेनुग्रीक, जो मेथी होती है वो भी एक लीफी वेजिटेबल है, उसका भी हम लीफ पार्ट खाते हैं। देखो प्राइमरी क्लासेस में ना होता है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाते हैं, तब हम बताते हैं कि हम किसी का रूट्स खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का लीफ खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं। तो स्पिनच, फेनुग्रीक ये दोनों लीफ पार्ट है। कैरेट, रेडिश, बीटरूट ये रूट पार्ट्स है। पटेटो, जिंजर, ओनियन ये स्टेम है, ठीक है। सबको लगता है कि पटेटो क्या है, जमीन के अंदर लगेगा तो रूट्स हो गया, ऐसा नहीं है। पोटैटो क्या है, स्टेम है। जिंजर क्या है, स्टेम है। ओनियन क्या है, स्टेम है, ठीक है। स्टेम बोलो या मॉडिफाइड स्टेम बोलो, आ जाएगा। बैम्बू शूट्स है तो वो भी क्या है, वो भी यंग स्टेम है बैम्बू का। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। देखो यहाँ पे ना एक सवाल आ सकता है कि हमें एक दिन में कितना ग्लास पानी पीना चाहिए, तो कोई कहता है 4 ग्लास पियो, कोई कहता है 8 ग्लास पियो, कोई कहता है 3 लीटर पियो, 4 लीटर पियो। एनसीईआरटी ने सीधा सीधा लिखा है 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स पर टोटल पर डे। ये तो हमने एक मॉक में क्वेश्चन भी दिया था कि 24 घंटे अगर बच्चा एक सर्कल बना रहा है, उसमें हर 24 स्लाइस बना रहा है, हर स्लाइस को 1 घंटा दिखा रहा है, अगर वो प्रॉपर स्लीप ले रहा है तो वो कितने पार्ट उसका क्या करेगा, कलर करेगा या उसको शेड कर देगा। तो हमने उसमें बता दिया 1/3। तो सब कह रहे थे कि उसमें 8 आवर्स कहाँ से माना, कैसे माना। तो एनसीईआरटी में मेंशन है एटलीस्ट 8 आवर्स हमें सोना है, 6 से 8 ग्लास पानी पीना है। नेक्स्ट है प्लांट्स यूज इन दातुन। आपने देखा होगा पुराने लोग क्या करते हैं, दातुन करते हैं, ब्रश नहीं करते, दातुन करते हैं। तो वो कौन कौन से यूज करते हैं प्लांट्स, तो वो नीम करते हैं, करंज करते हैं और बबूल करते हैं। नेक्स्ट है नीम का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बिटर होता है, बबूल का टेस्ट थोड़ा कम बिटर होता है। रीठा जो होता है, सोपनट जो होता है, और या शिकाकाई, वो बाल धोने के लिए सबसे ज्यादा यूज नेचुरल अल्टरनेटिव है, ठीक है। रीठा और शिकाकाई, अगर आपने कोई भी हर्बल शैम्पू देखा होगा तो वो बोलते हैं ना कि इसके अंदर शिकाकाई है, इसके अंदर रीठा है, तो वो क्या है, नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑरेंज और लेमन के छिलके जो होते हैं, मतलब संतरे और नींबू के छिलके होते हैं, या लौंग हो गई, तेज पत्ता हो गया, सफ़ेद विनेगर हो गया, वाइट विनेगर हो गया, ये सब होम मेड इको फ्रेंडली क्लीनर बनाने के काम आते हैं। जो होममेड क्लीनर में काम आता है वो क्या है, 8 से 12 ऑरेंजेस या लेमन के छिलके, 10 क्लोव पूरे लौंग, 2-3 तेज पत्ते और 2 कप वाइट विनेगर, ठीक है। इससे क्या बनता है, होममेड क्लीनर बनता है इससे। फिर है बॉडी रिक्वायर्स 3 टाइप ऑफ एक्सरसाइज। हर इंसान की बॉडी 3 टाइप ऑफ एक्सरसाइज मांगती है। पहली है जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करे, जैसे थोड़ा हार्ट से रिलेटेड वो हो गई, जैसे रनिंग कराते ना, रनिंग करा दी, या फिर जंपिंग जैक्स करा दी, ये वाली एक्सरसाइज जरूरी होती है। दूसरा है एडिंग स्ट्रेंथ टू मसल एंड बोन्स, और तीसरा है मेंटेनिंग और इनहेंसिंग बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें हम योगा करा देते हैं छोटे बच्चों को, स्ट्रेचिंग करा देते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बनी रहे। नेक्स्ट है हमारी जो फैमिली होती है उसमें जो बड़े होते हैं वो खाना बनाते हैं,
ठीक है। कुक डिफरेंट फूड ड्यूरिंग समर एंड विंटर, सर्दियों में अलग तरीके का खाना बनता है, विंटर में अलग तरीके का खाना बनता है। समर में कुल्फी, आइसक्रीम, कोकोनट वाटर, मैंगोज, मेलन्स, ये सब खाया जाता है। विंटर में गर्म फूड खाया जाता है, ज़्यादातर सूप बनाया जाता है, स्ट्यू बनाया जाता है, गर्म ड्रिंक्स बनाई जाती है, एप्पल खाए जाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट फूड्स, डाइवर्स फूड हैबिट्स अक्रॉस रीजन। हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है, सबकी फूड हैबिट्स अलग अलग होती है रीजन के हिसाब से। सॉल्ट और वाटर आर नीदर फ्रॉम प्लांट्स नोर एनिमल्स बट एसेंशियल फॉर कुकिंग। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से कौन सा ना तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ना एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन कुकिंग में चाहिए होता है। तो साल्ट और वाटर ये दोनों ना तो प्लांट से मिलते हैं ना एनिमल से, लेकिन कुकिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं जो हम खाते हैं, जैसे लीव्स खाते हैं हम स्पिनच, मेथी और कैबेज। फ्रूट्स खाते हैं हम कैरेट, रेडिश। स्टेम खाते हैं पोटैटो, जिंजर, ओनियन। फ्रूट्स खाते हैं मैंगो, एप्पल। सीड्स खाते हैं व्हीट, राइस, दाल। फ्लावर्स खाते हैं कॉलीफ्लावर। ठीक है, ये तो हो गया फूड के फैक्ट्स। नेक्स्ट है वाटर के। वाटर में देखो, बर्ड बाथ प्रोवाइड्स वाटर इन अ शैलो प्लेट फॉर बर्ड्स टू ड्रिंक एंड कूल डाउन इन समर। देखो आपने देखा होगा छतों पे या जो छज्जे वगैरह निकले रहते हैं ना, लेंटर वगैरह, तो उस पर क्या होता है, कुछ लोग ना एक प्लेट में पानी डाल देते हैं ताकि पक्षी आके पानी पी ले, या सर्दियों में उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। तो बर्ड बाथ होता है वो। नेक्स्ट है एक बर्ड बाथ जो है वो छोटा होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ छोटे पक्षी आ गए, छोटे बर्ड्स आ गए, तो वो उनमें डूब भी सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा होता है ज़्यादातर, और उसके अंदर कुछ स्टोन्स भी रखे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल पेबल्स भी होते हैं। नेक्स्ट है बर्ड बाथ जो होता है वो साफ कर दिया जाना चाहिए, एक हर वीक में लगभग 2 बार, एक वीक में कम से कम 2 बार उसको साफ कर देना चाहिए स्क्रबर से। और जो पानी है वो बार बार बदलते रहना चाहिए, पानी पुराना ना हो उसके अंदर। जो रेन वाटर होता है वो या तो सीधा ग्राउंड में चला जाता है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, या फिर वो नदियों में, स्ट्रीम में, झरने में, ठीक है, इन सब में, या पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गया, तो इन सब में इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो वेल्स और बोरवेल के सोर्स होता है, कि वहीं से पानी आता है, वेल में, कुएं वगैरह में पानी वहीं से आता है। नेक्स्ट है जो पानी होता है वो घरों में कैसे पहुंचता है, पाइपलाइंस के थ्रू, टैंक्स के थ्रू, टैंकर के थ्रू, हैंडपंप के थ्रू। नेक्स्ट है वाटर जो होता है वो स्टोर किया जाता है। आपने देखा होगा गाँव में टंकियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ओवरहेड टैंक। घरों में लोग मटकों में पानी रखते हैं, बाल्टियों में पानी रखते हैं, बोतलों में पानी रखते हैं। तो इन सब में हम पानी स्टोर कर सकते हैं। पानी के सोर्सेज क्या है, तो रेन है, रिवर है, स्ट्रीम्स है, पॉन्ड है, लेक है, स्प्रिंग्स है, वेल, बोरवेल, डैम्स। पानी का यूज़ क्या क्या हो सकता है, तो सबको पता है पानी का यूज़ बेसिक चीज़ है, ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग में, क्लीनिंग में, फार्मिंग में, फैक्ट्रीज में। पानी को बचाने के तरीके, तो टंकियाँ बंद कर दो, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तब टंकी बंद रहनी चाहिए। जैसे हम ब्रश कर रहे हैं और टंकी खुली हुई है तो पानी वेस्ट हो रहा है, तो उसकी जगह हम टंकी बंद रख सकते हैं। जहाँ पे भी हमारा पानी लीक कर रहा है उसको फिक्स करा सकते हैं। शावर लेने की जगह बकेट्स यूज़ कर सकते हैं, बाल्टियाँ यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनको डेली पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है, जैसे पहले आपने कहानियाँ सुनी होगी ना कि इस गांव में पानी नहीं आता, औरतें 3-3 किलोमीटर चल के जा रही है पानी लेने। तो वो सब इश्यूज हैं अभी भी। तो ये उस बारे में। नेक्स्ट है शेल्टर। तो शेल्टर के जो पॉइंट्स आपको याद रखना है वो ये है कि हाउस क्या होता है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे एक फैमिली रहती है। तो हाउस और होम में क्या फ़र्क है, हाउस होता है सिर्फ एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ढांचा हाउस होता है। जब उसमें एक फैमिली प्यार से एक दूसरे की देख रेख करे, उसको बोलते हैं घर। घर और हाउस में फ़र्क होता है। सम एनिमल्स लिव विद अस इन आवर हाउस। हमारे घर में हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, चाहे वो पेट्स हों, चाहे वो अनइनवाइटेड हो। जैसे पेट्स तो हम खुद लेके आते हैं, ठीक है, कोई कुत्ता ले आया, कोई बिल्ली ले आया, कोई पक्षी ले आया। लेकिन कुछ अनइनवाइटेड होता है, जैसे छिपकली हो गई, तो कोई लेके तो नहीं आता कि हम इसको पालेंगे, लेकिन वो हमारे घर में रह रही है। चूहे हो गए, मकड़ियाँ हो गई, चींटियाँ हो गई, ठीक है, मच्छर हो गए, तो ये सब हमारे घर में रहते हैं, लेकिन ये अनइनवाइटेड है। तो हमारे घर में दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक इन्वाइटेड, एक अनइनवाइटेड। नेक्स्ट है हर घर में कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम रूम्स की जगह क्या बोल सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी ना उनको पार्ट्स ऑफ हाउस बोलता है, ठीक है, रूम्स नहीं बोलता। जैसे किचन, तो किचन कोई रूम नहीं है। बाथरूम, वो ठीक है, फिर गेस्ट रूम हो गया। तो ऐसे घर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम फैमिली मेंबर्स गो और डू नॉट गो टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द हाउस रिफ्लेक्ट फैमिली ट्रेडिशन एंड जेंडर बायस। अब जैसे देखो ये वो वाली बात हो गई कि आदमी तो किचन में नहीं जाएगा, ठीक है, औरतें बाहर वाले कमरे में नहीं जाएंगी। तो जो पुरानी सोच है, मानसिकता है, तो किसी फैमिली का कुछ ट्रेडिशन हो सकता है, कोई जेंडर बायस हो सकता है। तो ये जब वो फैमिली मेंबर एक दूसरे रूम में नहीं जाते, पार्ट्स में नहीं जाते घर के किसी में, तो वो वहाँ के फैमिली ट्रेडिशंस को और जेंडर बायस को दिखाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था गांधी जी के 150वें बर्थडे पे, जब मोदी सरकार आई थी 2014 में। तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के 150वें बर्थडे पे स्वच्छ भारत अभियान मनाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हर साल 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और उसमें कहते हैं कि क्लीनलीनेस जो है वो सबकी ड्यूटी है,
कि ना मैं खुद गंदा करूँगा ना किसी को करने दूंगा, ये वाला मोटो रहता है इसमें। नेक्स्ट है यूज टॉयलेट प्रॉपरली, टॉयलेट को सही से यूज़ करना चाहिए, सही से बैठो, फ्लश करो पानी से, ठीक है, खुद को साफ करो, अपने हाथ को सही से धोना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्लोपिंग रूफ वाले, क्योंकि वहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती रहती है, बारिश होती है, तो स्लोपिंग रूफ अगर थोड़ी टेढ़ी रूफ होगी तो उसमें क्या होता है, पानी आया और वो सीधा नीचे जाता है, बर्फ आया तो नीचे जाता है, ऐसे छत पे इकट्ठा नहीं हो जाता। नेक्स्ट अगर हॉट एरियाज हुए, गर्म इलाके हुए, तो वहाँ पे मोटी दीवारें बनाई जाती है मिट्टी की, ठीक है, ताकि जो अंदर जो बाहर की गर्मी है वो अंदर ना जा पाए, अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अलग रहे, ठीक है। छोटी खिड़कियाँ होती हैं। नेक्स्ट है घर कितनी तरीके के होते हैं, तो घर 4-5 तरीके के होते हैं। पहले होता है पक्का घर, जो कि ईंटों से सीमेंट से बनता है। दूसरा होता है कच्चा घर, जो कि मिट्टी से गारा से बनता है। तीसरा होता है स्टिल्ट, जो कि पोल्स पे फ्लड एरिया पे बनता है, जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, नीचे का एरिया थोड़ा बम्बू लगा के और ऊपर घर बना देते हैं, नीचे पानी भर सकता है आराम से। नेक्स्ट एक हाउस बोट हो सकता है जो कश्मीर में होती है। इग्लू हो सकता है जो बर्फीले इलाकों में बनता है। और जो लोग कहीं नहीं रहते, जिनका घर नहीं होता, नोमैड्स होते हैं, बंजारे होते हैं, तो वो अपना टेंट में रहते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम ट्रैप कैसा आ सकता है, जैसे पोटैटो एक रूट है, नहीं, पोटैटो एक स्टेम है, याद होना चाहिए, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम है जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। ओनियन एक रूट है, नहीं है, ओनियन एक स्टेम है, उसके स्टेम को हम बल्ब बोलते हैं। जिंजर एक रूट है, नहीं है, जिंजर के स्टेम है, इसके अंडरग्राउंड स्टेम को हम बोलते हैं राइजोम। 56 भोग है 52 आइटम्स, नहीं, 56 भोग है 56 वेराइटी ऑफ फूड्स, ठीक है। ऐसे एग्जाम ट्रैप्स आएंगे, आप इनको एक बार देख लेना कौन कौन सी गलती हो सकती है, और फिर इन नोट्स को एक बार पढ़ लेना अच्छे से, वीडियो रोको, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या होंगे, पहला हो सकता है नेम द प्लांट पार्ट्स विच वी ईट विद टू एग्जाम्पल इज, तो अब पार्ट्स के प्लांट बताने हैं, उसके दो दो एग्जाम्पल देने हैं, तो ऊपर दे चुके हम, लीव्स दे चुके हैं, ठीक है, रूट्स का दे चुके हैं, फ्रूट्स का दे चुके हैं, और फ्लावर्स का दे चुके हैं, ठीक है, सीड्स का भी दे चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज 56 भोग, 56 भोग क्या है, और नेम द 6 टेस्ट, तो 56 भोग बताओ और उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये बताना है। तो 56 भोग है 56 वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स रिप्रेजेंटिंग अ ब्लेंड ऑफ 6 टेस्ट, स्वीट, स्पाइसी, एस्ट्रिंजेंट, सॉर, साल्टी एंड बिटर। हाउ कैन वी मेक अ बर्ड बाथ, तो ऊपर बताया 10 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए, पानी बदलते रहना चाहिए, उसमें क्या, उसमें थोड़े छोटे छोटे पत्थर भी होने चाहिए, उसका पानी जो वो 2 हफ्ते में एक बार साफ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है एक घर और एक हाउस, मतलब हाउस और होम में क्या डिफरेंस है ये बताना है। नेक्स्ट है नेम टू ट्रेडिशनल हाउसेज और नेम टू ट्रेडिशनल नेचुरल अल्टरनेटिव और पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के लिए 2 नेचुरल अल्टरनेटिव, जैसे किसी को ब्रश नहीं करते तो उसकी जगह दातुन कर रहे हैं, दातुन करें तो वो किसका हो, नीम, करंज और बबूल का हो। अगर हम शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे, आर्टिफिशियल शैम्पू हम यूज़ नहीं कर रहे बाहर मार्केट वाले, तो हम शिकाकाई और रीठा यूज़ कर सकते हैं। व्हाट 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज डज द बॉडी नीड, बॉडी को कौन सी 3 टाइप ऑफ एक्सरसाइज चाहिए, तो ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे इसके आंसर्स आएंगे, तो आप वीडियो रोक के क्वेश्चंस देख सकते हो, उनका आंसर देख लो कैसे आंसर किए हैं। मैं अब क्या करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम सिर्फ सारे फैक्ट उठा लेंगे ताकि आपको एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, एक ही वीडियो में आपके सारे फैक्ट्स कवर हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ अराउंड अस, और उसमें हम प्लांट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो प्लांट्स के बारे में जो हमें फैक्ट्स हैं वो क्या है, ट्रीज हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड, मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट विद लीव्स एंड रूट्स दैट गो डीप डाउन इनटू द सोइल। तो ट्री क्या होता है, पेड़ क्या होता है, पेड़ में एक लकड़ी का बड़ा तना होता है, उसके बाद कुछ टहनियाँ निकली होती है जिन पे पत्तियाँ होती हैं, और कुछ जड़ें होती हैं जो जमीन में नीचे गई हुई होती है। श्रब्स क्या होती है, देखो ये टाइप्स ऑफ ट्रीज है, ठीक है। श्रब्स क्या होती है, वो मीडियम साइज प्लांट होती है, ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है, उनमें छोटे छोटे वुडी स्टेम्स होते हैं, मतलब लकड़ी के स्टेम्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत सारे होते हैं, और ब्रांचेज जो होती है वो ग्राउंड के पास ही ग्रो कर जाती है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती, उसको हम बोलते हैं श्रब, झाड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ब्स, जो कि छोटे पौधे होते हैं, स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको बहुत आराम से तोड़ सकते हैं, ज़्यादा वुडी नहीं होते हैं, ठीक है। ग्रासेस आर ए टाइप ऑफ हर्ब, जो घास होती है वो एक तरीके की हर्ब्स होती है, उनके पास छोटी, मतलब बहुत छोटी पतली फ्लैट लीव्स होती है, और स्टेम जो होते हैं वो होलो होते हैं, होलो मतलब खोखले। क्लाइंबर्स ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स एंड सपोर्ट यूजिंग थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। आपने बेल वगैरह देखी होगी, मनी प्लांट टाइप्स, कि उसमें एक रस्सी या कोई डंडी वगैरह लगा देते हैं जिसके सारे वो चढ़ते हुए, ठीक है, तो ये क्लाइंबर्स हो गए, उनका स्टेम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। क्रीपर्स ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड, तो क्रीपर्स जो होते हैं वो ग्राउंड ग्राउंड पे क्रीप करके बन जाते हैं, उनके फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं वो भी थिन होते हैं, ठीक है। क्रीपर और क्लाइंबर में फर्क होता है, क्लाइंबर हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं हम ज़्यादातर, ठीक है, क्रीपर्स वो ग्राउंड ग्राउंड पे हो जाता है। नेक्स्ट है सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब, कई बार कुछ क्लाइंबर्स जो है वो पैरासाइटिक बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब वो जिस प्लांट पे रह रहे हैं
उसी से खाना लेते रहते हैं। आपने इसमें जब आप ये पैरासाइट वगैरह यूज करते हो, तब आप एक याद कर लेना कि एक भैंस के ऊपर बगला बैठा है, ठीक है। तो वही ज़्यादातर एग्जांपल दिमाग में आता है कि पहले वो एनसीईआरटी में इमेज होती थी कि भैंसे पे बगला बैठा है, तो उसकी ना वो जो चींटियाँ होती है या जो कुछ होते हैं ना, जो भैंसे के ऊपर होता है, उसके ऊपर जो भी वो कीट पतंगे वगैरह होते हैं, तो उनको वो खाता रहता है। तो वही पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, तो वो कुछ क्लाइंबर्स भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है बार्क क्या होता है। तो आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के स्टेम के ऊपर कुछ छोटी लकड़ी होते हैं जो टूट जाते हैं आराम से, वो हार्ड आउटर कवरिंग होते हैं जिसको हम बोलते हैं बार्क, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स, एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, एग्जाम्पल ऑफ ग्रास, ये दे रखे हैं। ट्रीज के एग्जाम्पल क्या है? आम का पेड़, कोकोनट का पेड़, खेजड़ी का पेड़, जैक फ्रूट का पेड़, बेनियन का पेड़, एमल्टास का पेड़, पीपल का पेड़, चिनार का पेड़। श्रब्स में हो गया हिबिस्कस, रोज, होली बेसिल, तुलसी का पेड़ हो गया, ठीक है, कड़ी लीफ हो गया। फिर हर्ब्स के एग्जाम्पल आ गए टमाटो, कोरिएंडर, मस्टर्ड। ग्रासेस आ गए मतलब चावल, व्हीट, बाजरा, ज्वार, रागी। शुगर केन और बैम्बू क्या है? ये एग्जाम्पल है टोल ग्रासेस के। याद रखना शुगर केन और बैम्बू ग्रास है, ये मत कहना कि ग्रास तो छोटे होते हैं जब इनके पास होता है। शुगर केन और बैम्बू क्या है, उनको ट्री बोल दो, तो ट्री नहीं है, वो टोल ग्रास एग्जाम्पल है। बैम्बू इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास दैट स्टेज अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर, ठीक है। बैम्बू एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास है। बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास, सबसे टॉलेस्ट भी बैम्बू ही है। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स और एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स देख लो। क्लाइंबर में आ गया मनी प्लांट, जैस्मीन, बॉटल गोर्ड। क्रीपर में आ गया वाटरमेलन, पंपकिन। स्नेक गोर्ड जो होता है वो एक प्लांट का एग्जाम्पल है जिसको ना तो हम क्लाइंबर बोल सकते ना क्रीपर बोल सकते, ठीक है। ये क्रीपर भी हो सकता है, ये क्लाइंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा सपोर्ट इसको मिल रहा है। अगर इसको सपोर्ट मिल रहा है तो ये क्लाइंबर बन जाएगा, नहीं मिला तो ये क्रीपर बन जाएगा। नेक्स्ट है जामुन का जो पेड़ होता है उसमें छोटे छोटे सफेद कलर के फूल होते हैं जो कि बाद में फ्रूट्स बन जाते हैं। तुलसी की जो पत्तियां होती है, कोरिएंडर हो गया, कड़ी लीव्स हो गया, मिंट हो गया, लेमन ग्रास हो गया, इन सब की स्मेल बहुत अलग होती है। आप इनकी स्मेल से पता कर सकते हो ये कौन सा है। शुगर जो है वो शुगर कैन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि एक स्टेम है, ना कोई वो लीव है ना रूट है। शुगर मतलब चीनी। नेक्स्ट है रेफ्लेशिया जो कि मिजोरम में मिलता है। वो सबसे बड़ा फूल है दुनिया का, ठीक है। वो एक अम्ब्रेला मतलब छाते जितना बड़ा होता है। रेफ्लेशिया नाम याद रखना, रेफ्लेशिया मिजोरम में होता है, सबसे बड़ा फूल होता है। नेक्स्ट है तूर मतलब पिजन पीज जो होते हैं, तूर दाल होती है, मसूर दाल हो गई, मूंग दाल, उड़द दाल। ये सारी जो दाल है इन सब के ये सीड्स होते हैं, ठीक है। ये श्रब के क्या है? सीड्स है। ग्रेन्स कौन कौन से ग्रेन्स होते हैं? अनाज कौन कौन से है? तो पैडी हो गया मतलब राइस हो गया, व्हीट, बाजार, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब कौन से? ये सब सीड्स है लार्ज ग्रासेस के। तुलसी का जो पेड़ होगा होली बेसिल, वो एक श्रब है, ठीक है। उसको हर्ब्स नहीं मानना है लेकिन वो श्रब ही है। नेक्स्ट है मनी प्लांट जो है वो लॉन्ग और थिन स्टेम होता है, वो अपने आप नहीं उठ सकता, वो क्लाइंबर है। पंपकिन प्लांट क्या है? क्रीपर है। मैरीगोल्ड इज कॉल्ड बंथी, मैरीगोल्ड को तेलुगु में बंथी बोलते हैं। नीम को बेबुगिडा बोलते हैं। जुजुबी मतलब जो बेर होते हैं उसको बोरोई बोलते हैं मणिपुरी में, बोरोई। नेक्स्ट है प्लांट्स और एनिमल जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, ये टॉपिक हमारा। नेक्स्ट है एलिफेंट्स फीड ऑन ग्रास। एलिफेंट क्या होता है? वो ग्रास खाते हैं मतलब घास खाते हैं। अ कैटरपिलर च्यूज ऑन लीव्स ऑफ प्लांट फॉर फूड। कैटरपिलर जो होता है वो पौधे की जो पत्ते होते हैं उन्हें चबाता है, ठीक है, फूड के लिए। अर्थवॉर्म लिव्स ऑन लीव्स एंड इन सोइल। जो अर्थवॉर्म होता है वो लीव्स और सोइल में रहता है। टेलर बर्ड जो होता है वो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनको सील देता है और उससे अपना घोंसला बनाता है। वुड पैकर अपने पेड़ के तने में जो होता है ना वहाँ पे अपना छेद करके वहाँ पे अपना घोंसला बनाता है। जो चींटियां होती है वो अपना जो घोंसला होती है, घोंसला मतलब अपना घर जो होता है वो पत्तों पे बना देती है। बटरफ्लाई जो होती है वो पर्च करती है लीफ पे, ठीक है, और वो जो उसका शहद होता है, फूड का शहद होता है, उसको पीती है। नेक्स्ट है स्क्विरल्स यूज ट्री होलोज टू हाइड एंड रेस्ट। स्क्विरल मतलब गिलहरी होता है, वो पेड़ के जो तने होते हैं ना, खोखले तने होते हैं, उन पे आराम करती है, उन पे रेस्ट करती है, वहीं पे छुपती है। बारबेट यूज ट्री होलोज फॉर नेस्टिंग। तो बारबेट भी क्या करता है? बारबेट भी एक पक्षी होता है जो कि पेड़ के खोखले तने में ही अपना घर बनाता है, घोंसला बनाता है। जो उल्लू जैसे पक्षी होते हैं, बर्ड्स लाइक ओल यूज होलोज इन ट्रीज टू ब्रिंग अप रेज देयर यंग वंस। तो वो भी पेड़ के जो खोखले तने होते हैं उनको यूज करते हैं। जो गिलहरी होती है, कौवे होते हैं, वो ट्विग्स वगैरह यूज करते हैं, मतलब छोटे जो लकड़ी के छोटे टुकड़े होते हैं ना उनको यूज करते हैं ताकि अपना घोंसला बना सके, ठीक है। जो बंदर होते हैं वो फ्रूट्स और प्लांट खाते हैं। सनबर्ड और बटरफ्लाई जो होते हैं वो लोग जो नेक्टर होता है, शहद होता है, उसको मतलब नेक्टर को शहद ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आप हनी मत मान लेना, रस मान लो, ठीक है। फूलों का जो रस होता है उसको ड्रिंक करते हैं। जो बैट चमगादड़ हो गया, लेपर्ड हो गए, वो पेड़ों की जो ब्रांचेज है ना उनको यूज करते हैं रेस्ट करने के लिए, शेल्टर के लिए। कैमल्स पेड़ की पत्तियां खाता है।
एंड्स, टर्माइट, स्मॉल बिटल्स, ग्रास ऊपर, ये सब सोइल की ऊपरी लेयर मतलब मिट्टी की सबसे ऊपर वाली जो सतह होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और वो ग्रास और पत्तियों के बीच में मतलब घास और पत्तियों के बीच में मिल सकता है आराम से। अर्थवॉर्म और मिलीपेड जो होते हैं वो अपीयर करते हैं मिट्टी के ऊपर ही जबकि बारिश होती है, ठीक है। बारिश के बाद जब मिट्टी गीली हो जाती है तो ज़्यादातर जो केंचुए वगैरह होते हैं वो सब ऊपर ही दिखने लग जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो बारिश की इंतजार करते हैं बाहर आने के लिए, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स मिट्टी के अंदर छुपे रहते हैं, बारिश आती है तभी वो बाहर आते हैं। बटरफ्लाई की साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कैटरपिलर पत्तियां खाता है, खाना बंद कर देता है, कुकून बनाता है, फिर कुकून से बाहर आता है, बटरफ्लाई बनता है और उड़ जाता है। सीड्स ऑफ प्लांट में रिमेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड स्प्राउट्स व्हेन इट रेन्स और व्हेन वाटर्ड। तो जो पेड़ के पत्ते मतलब छोटे पौधे होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो मिट्टी में ही रहते हैं बहुत टाइम तक और तभी फूलते हैं जब उन्हें पानी मिलता है या बारिश होती है। लंटाना फ्लावर जो होते हैं वो बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। हारमनी में जब रहते हैं एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल्स जिनके दो पैर होते हैं तो बर्ड्स हैं। एनिमल जिनके चार पैर हैं जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, कुत्ता बिल्ली हो गई। एनिमल जिनके छह पैर हैं तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जैसे चींटियाँ हो गई, ठीक है, मक्खियाँ, मधुमक्खी वगैरह हो गई, बीटल्स हो गई। एनिमल जिनके आठ पैर होते हैं जैसे मकड़ी हो गई, स्कॉर्पियन हो गया। ग्रे वेगटेल एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि वल्पराई में आता है, ठीक है, बारिश के बाद वल्पराई में आता है और विंटर के महीने में वहीं पे रहता है। माइग्रेटरी बर्ड मतलब जो एक जगह से जाकर दूसरी जगह रहते हैं कुछ महीनों के लिए। ग्रे वेगटेल को तमिलनाडु में तमिल भाषा में हम कहते हैं वल्लती कुरुवी, वल्लती कुरुवी। जब विंटर के महीने होते हैं ग्रे वेगटेल जो होते हैं वो पहाड़ों से वो गर्म इलाकों में जाते हैं तमिलनाडु की तरफ, ठीक है। तो फूड्स यूज टू ऑब्जर्व आंट्स, जब हमें चींटी का काम देखना हो कि चींटी को हमें ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे रहते हैं, क्या इनकी हैबिट्स हैं, तो इनके लिए जो हम फूड यूज़ करते हैं वो होता है सबसे पहले मीठा। मीठे में क्या हो सकता है, चीनी हो सकते हैं, गुड़ हो सकता है, ठीक है। फ्राइड में हम पापड़ वगैरह रख सकते हैं। ब्रेड, चपाती, इडली, राइस, रागी, ये बॉयल हो या कुकड हो, ठीक है, उबाले हुए हों या बनाए हुए हों, इनमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हम चींटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिर ये इसके एग्जाम ट्रैप्स हैं कि बनाना क्या है। तो बनाना प्लांट इज अ ट्री, नहीं, बनाना एक हर्ब है। तुलसी हर्ब है, नहीं, तुलसी क्या है, श्रब है। ऐसे ही क्या हो गया, एग्जाम ट्रैप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आप ये रोक के फिर अपने क्वेश्चंस देख लो। क्लासीफाई प्लांट्स इनटू 5 टाइप्स विद 1 एग्जांपल ईच। तो प्लांट्स के पांचों टाइप बताने एक एक एग्जांपल के साथ, ठीक है, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, नेम द टॉलेस्ट ग्रास एंड द बिगेस्ट फ्लावर। तो टॉलेस्ट ग्रास कौन सा है, बैम्बू। बिगेस्ट फ्लावर कौन सा है, रफलेस है, जो कि मिजोरम में मिलता है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन each other? गिव एनी 4 examples. What are grey wagtails? Why do they migrate? Name the pulses dal that we eat and identify which part of plant they are. तो ये सब क्या है, श्रब के सीड्स है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर विद एग्जांपल। तो क्लाइंबर और क्रीपर में एग्जांपल में डिफरेंस करके बताना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 4 थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है, चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं, और साथ में इन्वायरमेंट। ये दोनों टॉपिक हमने एक साथ ही मर्ज कर लिए। तो सबसे पहले एक मटेरियल वाला टॉपिक भी था, आपने देखा होगा लास्ट में लिखा था मटेरियल्स। बीज प्रोड्यूस वैक्स फॉर हनीकॉम्स। जो हनीकॉम्स के लिए बीज है वो वैक्स प्रोड्यूस करती है। सिमिलर वैक्स जो है वो आर्टिफिशियली पेट्रोलियम से भी बन सकता है। पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलते हैं, वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज। रबर एंड फाइबर कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स बट आर ऑल्सो मेड आर्टिफिशियली। तो देखो रबर है, फाइबर है, ये नेचुरली भी मिल सकते हैं और हम इन्हें आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। क्या होता है, तो पेट्रोलियम एक लिक्विड है जो जमीन में बहुत नीचे जाके मिलता है, ठीक है। उससे हमें क्या क्या बना सकते हैं, तो पेट्रोलियम से हम पेट्रोल, डीजल, रोकेल, रकेल, प्लास्टिक, रबर, पैराफिन, वैक्स, ये सब इससे पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोलियम इन सब का सोर्स है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम बेस्ड जो मटेरियल होते हैं जैसे प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या होता है, ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि कभी भी सड़ता नहीं है, ठीक है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ये सालों साल ऐसा ही पड़ा रहेगा, कभी गलेगा नहीं। नेक्स्ट है मेटल्स। तो मेटल जो होते हैं वो हम चट्टानों से, मिट्टी से, ठीक है, इन सब से निकालते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट हो गया, ये अर्थ की नीचे से मतलब गड्ढा करके जैसे माइंस वगैरह लगा के उन्हीं को निकालते हैं और वगैरह से। एलॉयज क्या होता है, जब हम अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर बनाते हैं उसको हम एलॉय बोलते हैं, जैसे स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया। कॉमन अगर मेटल्स की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये सब होते हैं। मरकरी का किस में यूज होता है, थर्मामीटर में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। कौन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम आराम से देख सके, जैसे ग्लास। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार हम बिल्कुल भी ना देख सके, जैसे लकड़ी। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिससे हम थोड़ा थोड़ा आर पार देख सके, धुंधला टाइप सा जिससे दिख जाए,
ठीक है। जैसे लैंप शेड बनाते हैं हम कागज की, तो उससे थोड़ा बहुत आर पार दिख सकता है लेकिन पूरा नहीं दिख सकता, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जो लेपर्ड्स पे जो स्पॉट्स होते हैं या स्क्विरल पे जो स्ट्राइप्स होते हैं, वो सब पैटर्न है, एग्जाम्पल है पैटर्न का। नेचर के भी पैटर्न्स होते हैं, तो चाहे वो गिलहरी पे स्ट्राइप्स हों, चाहे लेपर्ड पे स्पॉट्स हों, ठीक है। या फिर बटरफ्लाई पे हमने पैटर्न देखे हैं, टाइगर पे पैटर्न देखे, बिल्ली पे पैटर्न होते हैं, मोर के ऊपर पैटर्न होते हैं। तो ये सब एनिमल्स हैं जिनके ऊपर पैटर्न्स हैं, नेचर ने बना के दिए हैं। नेक्स्ट है जो नीम ट्रीज हैं, या नीम ट्री की जो पत्तियां होती है ब्रांचेस पे, वो एग्जांपल किसका है? वो रिपीटिंग पैटर्न का एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ रिपीटिंग पैटर्न इन प्लांट्स, नीम ट्री की पत्तियां। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस इसके सबसे ज्यादा है। देखो, नेक्स्ट है, पहले है ग्रीन डस्टबिन। एक नीला डस्टबिन होता है, एक हरा डस्टबिन होता है। हरे डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आएगा, ठीक है, जैसे जिसका हम खाद बना सकते हैं, ठीक है, वो वाला वेस्ट इसमें आया, जैसे फूड के सब्जियों के छिलके हो गए या खाने का बचा हुआ खाना हो गया, तो वो सब इसमें आता है। ब्लू डस्टबिन, नीले डस्टबिन में क्या आता है? जिसको हमें रिसाइकल करना हो, जिसमें ड्राई वेस्ट आता है, जैसे मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, जिनसे हमें रिसाइकल करना हो, वो आता है ब्लू डस्टबिन में। नेक्स्ट है सिल्लुक विलेज, अरुणाचल प्रदेश में है। सिल्लुक विलेज अरुणाचल प्रदेश में, जिसको अवार्ड मिला है बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट का। ये पहला जीरो वेस्ट विलेज भी है, ठीक है, जीरो वेस्ट विलेज। छोटा नरेना जो है वो पहला विलेज है जो कि वेस्ट फ्री बना है। इंदौर और मैसूर जो है वो क्लीन सिटीज हैं। ग्रीन डस्टबिन के जो आइटम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? लीव्स, पत्तियां, ऑनियन पील्स, सड़े हुए फ्रूट, एग शेल्स, क्लॉथ। ब्लू डस्टबिन में क्या होगा? प्लास्टिक की बोतल, लाइट बल्ब, पेपर, यूज प्लास्टिक मिल्क पैकेट्स। नेशनल क्लीनलीनेस डे कब मनाते हैं? हम 30 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। ये से एग्जाम ट्रैप्स हैं, वीडियो को पॉज करो, एक बार देख लो क्या क्या आप फंस सकते हो, कहाँ फंसोगे। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। एक बार हाँ ये वाले भी देख लेना, 2 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है। ये सिल्लुक विलेज का क्वेश्चन है और ये नेशनल क्लीननेस डे है जो 2 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, 30 जनवरी को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान है। फिर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से हैं, जैसे पेट्रोलियम क्या है, उसके 4 प्रोडक्ट जो इससे बनते हैं, तो सीधा पेट्रोलियम की डेफिनेशन बताओ, प्रोडक्ट्स बताओ, ठीक है, 2 नंबर में। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन डस्टबिन, हरा डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन में डिफरेंस बताना है, तो बता दो। ग्रीन डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ब्लू डस्टबिन में रिसाइकलेबल या ड्राई वेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 इंडियन विलेज बताओ जो बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए माने जाते हैं, तो पहला है सिल्लुक विलेज और दूसरा है छोटा नरेना। फिर ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट टॉपिक में डिफरेंस बता दो, एक एग्जांपल दे दो। एलओएस क्या होता है, नेशनल क्लीनेस डे कब बनता है, 2 क्लीन सिटीज के एग्जांपल दे दो। तो ये सारे आंसर आपके पॉइंट्स में मिल गए हैं ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जो अलग चीज़ों को अलग करने के जो मेथड होते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिली हुई है, मिक्सचर एक तरीके से, उसको हम कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब अपने हाथों से अलग कर देना, जिसमें हम सॉलिड मटेरियल को कुछ चीज़ों के डिफरेंस के बेस पे हम उसे अलग कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कुछ चीज़ें छोटी हो, कुछ चीज़ें बड़ी हो, साइज में डिफरेंस हो, ठीक है, कलर में डिफरेंस हो, शेप्स में डिफरेंस हो, तो उनके बेस पे हम उन्हें हैंड पिकिंग करके अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस इन विच स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये देखो, आपने अगर एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ा होगा कभी बचपन में, फूड वाला, फार्मिंग वाला, तब आपने 3-4 चीज़ें पढ़ोगे, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, ठीक है। तो थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग होता है जिसमें हम अनाज के जो वो होते हैं ना, ग्रेन्स होते हैं, उनको मार मार के, स्टॉक्स को मार मार के उनसे अनाज अलग कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। आप इसको सीधा सीधा गूगल पे इमेज डालना थ्रेशिंग या विनोइंग, तो वो सीधा सीधा जो इमेज दिखाएगा ना वो देख लेना, या हल्की सी छोटी वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर है जब हम लाइटर हस्क को, मतलब तेज पंखा चला के, बड़े पंखे होते हैं आपने देखा होगा खेतों वगैरह में, बड़े पंखे होते हैं या जिससे हम हवा चलाते हैं, बड़ा पंखे से हवा चली, उस हवा से क्या होगा, जो हल्के हस्क होंगे वो उड़ जाएंगे और हैवी ग्रेन्स होंगे वो नीचे रह जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विनोइंग। नेक्स्ट है जब हम सॉलिड्स को मिक्सचर से उसके साइज के बेस पर अलग अलग करते हैं, ठीक है, सीव यूज करके, उसको बोलते हैं सीविंग। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन ये है जब लिक्विड जो होता है, जो लिक्विड मटेरियल हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लिक्विड भाप में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉलिड होता है अगर वो लिक्विड में मिला हुआ हो तो वो सॉलिड उससे अलग हो सकता है। जैसे पानी में आप कुछ डाल दो, जैसे कोई भी सॉलिड चीज़ पानी में डाल दो और पानी को उबाल दो, पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, तो वो जो सॉलिड चीज़ है वो पानी से अलग हो गई, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड में जैसे पानी है, ठीक है, पानी में कई बार क्या होता है, मिट्टी वगैरह मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर ऐसे रहने देते हैं, थोड़ी देर ऐसे रहने देते तो वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है,
उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो जिसमें जो हैवी इंसोल्यूबल कंपोनेंट है वो लिक्विड के नीचे बैठ जाए उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। तो व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो अब देखो जो बाल्टी रखी है, ठीक है, बाल्टी में पानी था, मिट्टी नीचे बैठ गई। अब उसका अगर हम पानी बाल्टी को थोड़ा टेढ़ा करके, ठीक है, बकेट को टेढ़ा करके वो लिक्विड अलग कर दे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है। पहला सेडिमेंटेशन जिसमें हमने मिट्टी को नीचे बैठने दिया, फिर है डिकेंटेशन जिसमें हमने उस पानी को अलग करके निकाल दिया बाल्टी को टेढ़ा करके। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर, आपने फिल्टर कॉफी देखी होगी, ठीक है, जिसमें पाउडर नीचे रह जाता है, लिक्विड ऊपर आ जाता है। तो फिल्ट्रेशन में वही होता है जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड से अलग कर देते हैं। चर्निंग, जिसमें चर्निंग आपने देखा होगा ना, जैसे दही से लस्सी बनाती है तो गांव में क्या होगा, आपने वो देखी होगी, मशीनें वगैरह आती हैं जो लस्सी की, हिंदी में इसको मथना बोलते हैं। ठीक है, मथ के दही से क्या आदमी लस्सी वगैरह बनाते हैं ना, छाछ बनाते हैं, तो उसको हम चर्निंग बोलते हैं। फिर है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब सेपरेट करते हैं तो कैसे करते हैं, मैग्नेट का यूज करके। तो क्या करेंगे, जैसे लोहे को हमें किसी ऐसी चीज से सेपरेट करना है, प्लास्टिक में से लोहा निकालना है, ठीक है, बहुत सारे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, कहीं कहीं बीच बीच में लोहा है, तो हमें वो अलग करना है। या कहीं कांच का टुकड़ा पड़ा है बहुत सारे और वहां पे आपका लोहा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट का यूज करेंगे, मैग्नेट से लोहा खींचा जाएगा, वो उस कांच से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम कर सकते हैं। फिर रिसाइकलर जो होते हैं वो आजकल मैग्नेट ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कूड़े का बहुत सारा ढेर है तो वहां से लोहे की चीज मिल जाए या कोई भी ऐसी चीज मिल जाए जो कीमती हो, तो उसके लिए वो मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वेस्ट मटेरियल में जो स्क्रैप आयरन होता है ना, कबाड़ा, जो जो कचरे वाला जो आयरन होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसको भी कूड़े में फेंक दिया जाता है, तो उसको भी मैग्नेट्स के थ्रू यूज करके हम निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस में जो मैग्नेट्स होते हैं ना वो क्रेन से ही फिट कर देते हैं ताकि वो क्रेन ही मैग्नेट को ऐसे लेके जाए और उससे आयरन को खींच ले। वो जो आयरन निकलता है उसको हम रिसाइकल करके रीयूज कर लेते हैं। एक मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो, ठीक है, उसको, उसके सारे हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उसे अलग कर सकते हैं। जो नेजल हेयर होते हैं, जैसे हमारी नाक के बाल होते हैं, तो वो भी एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को हवा से अलग कर देते हैं। जो हम सांस लेते हैं उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा हो तो नाक के जो बाल है उसको एज अ फिल्टर काम करके उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कोविड-19 मास्क वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे जो मास्क हम पहन रहे थे वो भी तो फिल्टर ही कर रहा था ना, कि वायरस वाली चीजें अंदर ना जाए। इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो गुजरात में, तमिलनाडु में नमक बनाते हैं हम पानी से, समुद्र के पानी से नमक बनता है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन ही यूज करते हैं हम। समुद्र के पानी को इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं, जब दिन में सूरज निकलता है तो वो पानी भाप निकल जाता है, वहाँ पे नमक नमक बचता है। ठीक है। टी स्ट्रेनर जो होता है वो फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल ही है। सीविंग है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है, जिसमें हम छोटे छोटे पत्थर को अलग करते हैं बड़े पत्थरों से, ठीक है, मिट्टी से अलग करते हैं। अब एनसीईआरटी में ना कुछ एक्टिविटी के एग्जाम्पल है इन सब के, जैसे छोटे पत्थरों को दाल से अलग करना है, दाल में से पत्थर निकालने हैं, तो कैसे होंगे, हैंड पिकिंग से होंगे। हमें दही से बटर बनाना है, चर्निंग से होगा। ग्रीन चिली मतलब जो हरी चिली होती है, हरी मिर्च होती है, उसे दलिया या पोहे से अलग करना है, हैंड पिकिंग हो गया। वाटरमेलन में से बीज निकालने हैं, हैंड पिकिंग हो गया। जो सो डस्ट है या आयरन नेल्स है उनको अलग अलग करना है, कैसे करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन नेल मैग्नेट से खिंच जाएगी। फिर मैरीगोल्ड फ्लावर्स को हमें, जो गार्लैंड होता है, जो माला होती है, उसमें से मैरीगोल्ड फ्लावर निकालने हैं, तो हैंड पिकिंग हो गया। मिट्टी में से पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर अलग करने हैं, सीविंग हो गया। सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लावर्स, सीविंग हो गया। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, डिकेंटेशन या सेपरेटिंग फनल आ गया। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, इवेपोरेशन हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब पानी जिसमें नमक मिला है, तो उसमें से नमक अलग करना है, तो क्या करेंगे, पानी को भाप बना के उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम ट्रैप्स हैं इस क्वेश्चन चैप्टर के, ये आप देख लेना, वीडियो को पॉज करो, देख लो। फिर ये से कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे पर्पस क्या है सेपरेट करने का सब्सटेंस को, तो क्या है, पहला हो सकता है कि यूजफुल कंपोनेंट हमें चाहिए मिक्सचर में से, जैसे कूड़े के ढेर में से लोहा चाहिए था तो हमें यूजफुल कंपोनेंट चाहिए था ना मिक्सचर में से। दूसरा हो सकता है टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटीज, कि किसी में कुछ इम्प्योरिटी है उसको अलग करना है, जैसे दाल बनानी है हमें, दाल में पत्थर पड़े हैं छोटे छोटे, तो वो अलग करना पड़ेगा ना इम्प्योरिटी, दाल में पत्थर थोड़े खाने हैं हमें। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हैवी इनसोल्युबल पार्टिकल्स होता है वो लिक्विड में नीचे बैठ जाता है, जैसे पानी में मिट्टी नीचे बैठ जाती है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इनसोल्युबल जो सॉलिड पार्टिकल है उसको ना फिल्टर पेपर पे ही रोक लेते हैं और नीचे लिक्विड निकल जाता है आराम से, जैसे टी की पत्ती, मतलब चाय की पत्ती जो होती है वो रह जाती है। फिल्ट्रेशन फास्ट होता है और उसमें छोटे से छोटे टुकड़े भी रह जाते हैं, मतलब बच जाते हैं, उनको भी नहीं जाने देते लिक्विड में वो।
नेक्स्ट है सी वाटर से सॉल्ट कैसे आता है, नेजल हेयर कैसे सेपरेशन प्रोसेस को काम करता है, एक आयरन नेल का मिक्सचर है सैंड का और सॉल्ट का, तो इन सबको अलग कैसे करना है। तो सबसे पहले मैग्नेट यूज करो ताकि आयरन नेल्स निकल जाए, फिर उसमें पानी मिलाओ ताकि जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा, मिट्टी तो घुलेगी नहीं। फिर उसको फिल्टर कर लो, सेपरेट कर लो, मिट्टी अलग हो जाएगी। फिर पानी में से क्या करो, पानी को इवेपोरेट कर दो, नमक अलग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैग्नेट्स। मैग्नेट्स में क्या है, देखो मैग्नेट्स ना पहले आयोडीन के बने होते थे, ठीक है, जो कि नेचुरली अकरिंग होते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि मैग्नेट्स जो है वो आयरन के भी बन सकते हैं। फिर क्या हुआ, जो मैग्नेट्स है जो हमें आजकल अपनी स्कूल की लैब में दिखती है, ठीक है, दुकानों में मिलती है, या जो पेंसिल बॉक्स वगैरह में होते हैं, स्टिकर्स में होते हैं, टॉयज में होते हैं, वो सब क्या है, वो सब है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, पहले आयोडीन से जो बनती है वो नेचुरल थी। अब हम लोहे के टुकड़ों से, ठीक है, हमारे खिलौनों में, स्टिकर्स में, पेंसिल के बॉक्स में, स्कूल की लैब में, ये सब होती है आर्टिफिशियल। मैग्नेट दो तरह की हो सकती है, बहुत सारी शेप्स की हो सकती हैं, चाहे वो बार मैग्नेट हो, यू शेप्ड मैग्नेट जिसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, या फिर रिंग मैग्नेट। अलग अलग तरीके की हो सकती है, अलग अलग शेप की हो सकती है। मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट, वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो भी आयरन होता है, जो आयरन होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेट की तरफ चिपकेगा। उसके साथ साथ निकेल और कोबाल्ट भी मैग्नेटिक होते हैं। वो मटेरियल जो अट्रैक्ट नहीं होंगे उनको नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, ज्यादातर जो आयरन की फीलिंग्स होती है, ठीक है, वो बार मैग्नेट के एंड्स पे होती है। सबसे ज्यादा बार मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं ना, जहां पे बार मैग्नेट खत्म हो रही है, अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके जो एंड्स हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन फीलिंग्स होगी अट्रैक्ट। ठीक है, और बीच के जो पार्ट है वहां पे कम होती है, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वहां पे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट के एंड्स हैं इनको हम दो पोल बोलते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। दो मैग्नेट, दोनों के नॉर्थ नॉर्थ जो होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, सेम सेम रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो देखो, मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। शेप मैग्नेट का शेप कोई भी हो, उसके पोल्स पे ही ज्यादातर आयरन फीलिंग्स चिपकेंगी। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी मैग्नेट का एक ही पोल हो, हमेशा दो ही पोल होंगे। एक मैग्नेट के अगर आप दो टुकड़े भी कर दोगे तो अभी उसके दो पोल रहेंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, एक फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होती है वो रेस्ट पे आती है हमेशा, कहा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी एक बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है। ठीक है, और उसके साउथ की तरफ हमारे मैग्नेट का नॉर्थ अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है, ओनली मैग्नेट्स मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेट्स सिर्फ नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रेस्ट करती है। एक आयरन का अगर लोहे का टुकड़ा होगा वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रेस्ट नहीं करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकता है। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट। कोई भी लोहे का टुकड़ा मैग्नेट है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो एक मैग्नेट लो, दूसरे लोहे का टुकड़ा लो, पता लग जाएगा। अगर वो अट्रैक्ट होगा तो एक उनमें से लोहा है, एक मैग्नेट है। अगर वो रिपेल हो रहा है, ठीक है, अगर वो रिपेल हो रहा है तो वो दोनों मैग्नेट है, और आप सेम पोल को एक दूसरे की तरफ ले जा रहे हो। ठीक है, ये कंफ्यूजन यहाँ पे आ सकती है। हमारे पास तीन टुकड़े हैं, मान लो दो मैग्नेट है और एक क्या है, आयरन का टुकड़ा है। कैसे पता करेंगे? पहले दो को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करो। ठीक है, अगर वो चिपक गए तो या तो वो से अपोजिट पोल्स होंगे, दोनों मैग्नेट हो सकते हैं। फिर एक काम करो, उसको ना उल्टा करके दूसरे दोबारा अट्रैक्ट करके देखो, अगर वो रिपेल हो रहा है तो दोनों मैग्नेट है। ठीक है, अगर वो रिपेल नहीं हुआ फिर भी वो अट्रैक्ट हो रहा है तो वो लोहे का टुकड़ा है। लोहे का टुकड़ा दोनों तरफ से अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है, दिस एक्टिविटी कहाँ पे थे हम, ये रहा, दिस एक्टिविटी प्रोवाइड, हाँ ठीक है, एक मेटल का टुकड़ा मैग्नेट है या नहीं पता लग जाएगा। फिर इसी प्रॉपर्टी के बेस पे छोटी छोटी डिवाइस बनती है जिनको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। आपने आज के टाइम पे देखा होगा ना, वो गोल गोल सी डिवाइस बनती है जिसमें नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन हम देखते हैं, ऐसे एक तरफ नॉर्थ लिखा होता है, एक तरफ साउथ लिखा होता है। तो वो वाली चीजें बनने लगी जिनसे हम डायरेक्शंस पता करते हैं। कंपास क्या होता है? उसके अंदर भी एक मैग्नेट होता है जो कि एक निडल की शेप का होता है, जो कि रोटेट करते हैं फ्रीली। जो इसकी निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। जो इसके एंड्स हैं वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, और नॉर्थ डायरेक्शन इसके रेड पेंट होता है। पहले जब ये मैग्नेटिक कंपास नहीं आया था, इससे पहले ऐसे ही एक डिवाइस यूज होता था, ठीक है, इंडियन जो यूज करते थे। उसमें भी एक मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन टुकड़ा होता था, लोहे का टुकड़ा होता था, जो कि एक तेल के वेसल में रखा होता था, जिसको हम बोलते थे मत्स्य यंत्र। ठीक है, माछ यंत्र, मत्स्य यंत्र,
यही आजकल क्या है, मैग्नेटिक कंपास, जो लेटेस्ट मॉडर्न है, मैग्नेटिक कंपास। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, साउथ साउथ पोल रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट्स आर यूज इन, पेंसिल के बॉक्स में मैग्नेट यूज होती है, राइटिंग बोर्ड में, डस्टर में, पर्सेज में, स्टिकर में, टॉयज में मैग्नेट्स यूज होती है आजकल। मैग्नेट कैसे बनती है, एक बार मैग्नेट के एक पोल को रब करो विद आयरन निडल, ठीक है, एक डायरेक्शन में 30 से 40 बार, जो निडल होगी वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर ये एग्जाम ट्रैप है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आप देख लेना, आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने जो पढ़ा है वही सेम चीज इसके क्वेश्चन बना के डाल दिए हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मटेरियल्स अराउंड अस। तो अभी जो हम ऊपर के पढ़े गए हैं ना 3-4 टॉपिक, ये उन सबका मिक्सचर है, कंबाइंड है, सारी चीजें इसमें दोबारा आ जाएंगी। देखो जैसे हर चीज किसी ना किसी मेटेरियल की बनी होती है, चाहे तो वो पेपर की हो सकती है, बोर्ड की हो सकती है, क्लॉथ की हो सकती है, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले, किसी भी मेटेरियल की हो सकती है। हर चीज किसी ना किसी मेटेरियल की बनी होती है। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। कोई भी सब्सटेंस जो किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाने का काम आता है उसको बोलते हैं मटेरियल। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन अ कॉमन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उनको हमें अरेंज करना है किसी ग्रुप में, किसी भी एक प्रॉपर्टी के बेस पे, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं। सम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। हो सकता है, देखो, एक ऑब्जेक्ट हम अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं, एक मटेरियल से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो बोट है, ठीक है, बोट को हम किससे बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते हैं, पेपर की बोट भी बनती है, ठीक है। लकड़ी को हम बम्बू जो होते हैं, बैम्बू, उससे भी बना सकते हैं। अब देखो एक ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग मेटेरियल से बना लिया, अब एक मेटेरियल के अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़े से क्या क्या बन सकता है, कपड़े से पर्दा बन सकता है, कपड़े से और कोई सा क्लॉथ बन सकता है, ठीक है। या इसका और कोई बेटर एग्जांपल हो सकता है, आप सोच सकते हो, एग्जांपल आप कमेंट में दे देना। नेक्स्ट है, बीज प्रोड्यूस वैक्स फॉर हनीकॉम्स, जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज, रबर एंड फाइबर कैन नेचुरली बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो सेम टॉपिक है। पेट्रोलियम वाला पॉइंट सेम है। पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनाते हैं। मेटल्स ऊपर पढ़ के आए हैं, जो कि रॉक्स और सेडिमेंट्स आते हैं। एलॉय ऊपर पढ़ा है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। कॉमन मेटल्स हमने देखे अभी अभी। ट्रांसपेरेंट टॉपिक, ट्रांसल्यूसेंट ऊपर देखा है। अर्लीस्ट पोर्ट्री जो फाउंड हुई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो 7,000 से 8,000 साल पुरानी है। पोर्ट्री मतलब जो मिट्टी के, जो क्ले से जो हम बर्तन वगैरह बनाते हैं वो, ठीक है। चाहे वो मेहरगढ़ का बलूचिस्तान हो या फिर वो लाहौरा देवा का गंगा प्लेन्स हो, वहाँ पे ओल्डेस्ट अर्लियर पोर्ट्री जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वो मिली है, लगभग 7,000 से 8,000 साल पुरानी। 4,000 BCE ऑनवर्ड्स सिंधु सरस्वती जो डेवलप्ड हुई है टेक्निक्स, ठीक है, जिससे हम व्हील टर्न पोर्ट्री प्रोडक्शन करते हैं आजकल। आपने देखा होगा नीचे एक चक्का सा घूमता रहता है, उसके ऊपर पोर्ट्री बनती है, मतलब वो लकड़ी के बर्तन बनते हैं, लकड़ी के कह रहा हूँ, मिट्टी के, क्ले के बर्तन बनते हैं। तो वो सिंधु सरस्वती टेक्निक है जो वहाँ पे बनी थी, डेवलप हुई थी, ठीक है। इसमें हम डेकोरेटिव पेंटिंग वगैरह भी बनाते हैं, पिगमेंटेशन भी करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है, जो 2600 से 1900 BC में आई थी, उस टाइम पे जो ब्राइट रेड सरफेस था उसको पेंट कर देते ब्लैक कलर डिजाइन से, जिससे हम ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना सकते हैं। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उनमें दिखाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्स। वो क्ले जो हम मटके बनाने में यूज करते हैं, उसको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करते हैं, साफ करते हैं, सीव करते हैं, नीड करते हैं, उसको फिर एक व्हील पे रख के, ठीक है, उसको बेक करते हैं किल में। किल में क्या होता है, भट्टी टाइप होता है। नेक्स्ट है जो बेक क्ले हुई है उसको हम बोलते हैं टेराकोटा। पोट्स जो है उससे वो बनते हैं, उनसे फिर उसमें हम स्टोर करते हैं क्या, फूड ग्रेन्स स्टोर कर लिया, तेल स्टोर कर लिया, घी स्टोर कर लिया, स्टोरेज के काम आते हैं वो। नेक्स्ट है सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार। अदर पोट्री आइटम्स आर एग्जिबिटेड इन नेशनल म्यूजियम दिल्ली। न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में बहुत सारे पोट्री आइटम्स हैं, हमारे स्टोरेज जार्स हैं बड़े बड़े। अब ये इस चैप्टर के एग्जाम ट्रैप्स हैं जो आपकी गलती हो सकती है, देख लेना, ठीक है, ये वाले भी। और फिर ये इसके क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आप ऊपर 2-3 टॉपिक लगातार पढ़ के आए ना, ये सारे टॉपिक सेम है, ठीक है, एक ही टॉपिक को अलग अलग इन्होंने मेंशन कर दिया सब टॉपिक बना के, तो ये आप देख लोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेदर, क्लाइमेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मेटर विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज है वह मैटर से बनी होती है। पुराने जो इंडियन फिलोसफर्स हैं उन्होंने मैटर के 5 बेसिक एलिमेंट्स बताए हैं, जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं, वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। इसके बाद जो उनके हिसाब से ना हर चीज, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो इन 5 चीजों से मिलके ही बनी है। जो पुराने ग्रीक फिलोसफर्स हैं
वो भी सेम सिम क्लासिफिकेशन उन्होंने बताई मैटर की, ये 5 चीज़ें होती हैं। हमारे आसपास जो मैटर है वो 3 अलग अलग स्टेट में होते हैं जो हम पढ़ते हैं, वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, और 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। ठीक है, वॉल्यूम। अगर पानी की बात करें तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो मैटर के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस में गैप होता है, स्पेस होता है। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि मोशन की वजह से आती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल की मूवमेंट जो होते हैं वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मूवमेंट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो अलग अलग टाइप्स के मैटर अगर हैं, उनके पार्टिकल अगर आपस में इंटरमिक्स हो गए खुद से, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट है ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। गर्म करने पे डिफ्यूजन और तेज होगा, मतलब दो अलग अलग टाइप के मैटर जो है उनके पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी आपस में मिक्स होंगे। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स की, वो मैटर टू मैटर डिपेंड करते हैं कौन सा मैटर है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है, और 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट कर जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एक सॉलिड जिस पे मेल्ट होता है वो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो हीट होती है, जो स्टेट चेंज करने की जो हीट होती है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, लेटेंट हीट जो होती है वो सेम रहती है। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। वो टेम्परेचर जिसमें पानी जो है वो भाप बनने स्टार्ट कर दे या लिक्विड गैस बन में कन्वर्ट होने स्टार्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इंडिया हैज ब्रॉडली 3 मेन सीजन। इंडिया के लगभग 3 मेन सीजन होते हैं, बाकी बीच में छोटे मोटे सीजन आते हैं। जैसे समर जो कि मार्च से जून तक होता है, मानसून या रेनी जो कि जुलाई से सितंबर, और विंटर जो कि नवंबर से फरवरी होता है। जो वेदर होता है, वेदर क्या होता है, वो होता है हमारे एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन। क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर होता है जो लगभग पिछले 25-30 साल से रहा हो। ग्रे वेगटेल्स हमने पढ़ाई था अभी। माइग्रेटरी बर्ड्स है जो माउंटेन से तमिलनाडु की तरफ आते हैं, ठीक है, कोल्ड विंटर एयर मंथ्स में। स्प्रिंग बिरिंग फ्लावर्स ब्लूमिंग, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे फूल खिलते हैं, ठीक है, घास उगती है, नई पत्ते आते हैं पेड़ों पे। ठीक है, ये इस चैप्टर के एग्जाम ट्रैप्स है, और ये इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं कि पंचतत्व क्या है, क्लासिफाई करो, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो उनके बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मैटर टू मैटर डिपेंड करती है। अगला है कि डिफ्यूजन क्या है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। 25 डिग्री तो इसमें 25 ऐड कर दो, 298 हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में पूछे तो 373। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो अलग अलग टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म मिलते हैं, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारी जो वर्ल्ड दुनिया में, और ये नेपाल में। हाइट इसकी है 8848, 8848 मीटर से। ठीक है, पॉइंट में कुछ है इसलिए वो 49 लिखा है, पर 8848 मीटर आप रखो याद। नेक्स्ट है तिब्बतन जो लोग होते हैं, तिब्बत के लोग होते हैं, वो माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा बोलते हैं, जिसका मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। नेपाली इसको सागरमथ बोलते हैं, जो कि बोलता है गॉडेस ऑफ स्काई। ठीक है, चोमोलुंगमा जो ये बोलते हैं तिब्बतन बोलते हैं, जिसका मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। नेपाल इसको बोलता है सागरमथ, मतलब गॉडेस ऑफ स्काई। कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम के बीच में, वो सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज की। अनामुडी केरल में है, जो कि अनाई पीक भी बोला जाता है इसको। ये हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया का। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंज। हिमालय हो गए, ठीक है, एल्प्स हो गए, एंडीज हो गए साउथ अमेरिका के। इसके बाद माउंटेन जिसकी टॉल और शार्प पीक्स होती है, जैसे हिमालय, वो यंग है, ठीक है, वो जवान है, अभी ज़्यादा पुराने नहीं हुए। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन, तो जिनकी चोटी थोड़ी राउंडेड है, जैसे अरावली की पहाड़ियाँ हो गई, वो बहुत पुरानी है, ठीक है, और वो धीरे धीरे सॉइल इरोजन हो के वो थोड़ी राउंड हो गई है ऊपर से। हिमालयाज अभी भी ग्रो कर रहे हैं हाइट में। माउंटेन स्लोप जो है वो माउंटेन फॉरेस्ट से कवर होती है, मतलब कोनिफर ट्रीज होते हैं, पाइन्स, पेड़, स्प्रूस और देवदार के पेड़ होते हैं, तो माउंटेन इलाकों पे होते हैं। कोनिफर ट्रीज ग्रो बहुत लंबे पेड़ हो जाते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड लीव्स होती है इनकी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है
जो पेड़ होते हैं उनकी जो ग्रासेस होती है, ठीक है, मोजेस होते हैं, लिकेंस होते हैं, वो उनमें से ट्रीज में से हटने स्टार्ट हो जाते हैं। टेरेस फार्मिंग यहाँ पे होती है जहाँ पे हम माउंटेन की जो स्लोप्स है ना उनको काट के सीढ़ियाँ बनाते हैं और उन पे कल्टीवेशन करते हैं। टूरिज्म ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सोर्स होता है यहाँ पे, जहाँ से लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, तो वही मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वहाँ के लोगों का। ठीक है, माउंट कैलाश जो है तिब्बत में, वो सेक्रेड माना जाता है, बोला जाता है कि भगवान शिव का वो मतलब रहने की जगह है। और वहाँ पे ना हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो और बौन हो, चारों के लिए वो सेक्रेड है। फिर बछेंद्री पाल, पता होगी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी 1984 में, उन्हें पद्म श्री भी मिला था 1984 में, पद्म भूषण मिला 2019 में। नेक्स्ट है अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक एक्सीडेंट में पैर चला गया था, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया 2013 में। और उन्होंने हाईएस्ट पीक जो इस कॉन्टिनेंट की, हर कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है, चाहे वो एशिया की हो, अफ्रीका की हो, साउथर्न अमेरिका की हो, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की हो, सारे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक उन्होंने क्लाइम करी है। पद्मश्री उन्हें मिला 2015 में। एक प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होता है पठार जो होता है, लैंडफॉर्म, जो सराउंडिंग, जो उसके आसपास की भूमि होती है उससे थोड़ा सा उठा हुआ होता है और ऊपर फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। और सम साइड जो होती है वो से स्लोप होती है साइड में। तिब्बत का जो प्लेट्यू है लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड दुनिया का। एवरेज हाइट उसकी 4500 मीटर है। उसका निकनेम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया की छत। डेक्कन प्लेट्यू जो है, दक्षिण दक्षिण का पठार जो है, वो सेंट्रल और साउथ इंडिया का प्लेट्यू है। सबसे पुराना प्लेट्यू, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और वो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स पहले बना था। प्लेट्यू जो है वो मिनरल डिपॉजिट में रिच होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। ईस्ट अफ्रीकन जो प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस है। इंडिया में बहुत सारे आयरन, कोल, मैग्नीज, इन सब के जो है ना छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये सब मिलते हैं। बहुत सारे प्लेट्यू में रॉकी सॉइल्स होता है, जो कि नॉर्मल प्लेन्स जो हमारी भूमि होती है, जैसे यूपी बिहार की जो भूमि है, हरियाणा की भूमि है, वहां से थोड़ी कम उपजाऊ भूमि होती है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जो लावा प्लेट्यू है, वहां पे ब्लैक सॉइल है। फिर है प्लेन्स जो होते हैं वो लैंडफॉर्म होते हैं जहाँ पे फ्लैट सरफेस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो समुद्र के जो सी लेवल होता है उससे 300 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। फिर फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, तो वो रिवर डिपोजिटिंग सेडिमेंट्स, मतलब पानी, मतलब बारिश का जो पानी आता है उसके साथ जो मिट्टी वगैरह आती है ना, वो इकट्ठी होती रहती है और उसकी वजह से वहाँ पे जो एरिया बनता है उसको बोलता है फ्लड प्लेन्स। तो ये वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। 40 करोड़ पीपल इंडिया का जो गंगा की जो भूमि है ना, गंगा जो नदी बह रही है उसके आसपास की भूमि के पास 40 करोड़ लोग रहते हैं और वो उसी पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो जहाँ पे वो फूड क्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन सी होती है? वो होते हैं राइस, व्हीट, मेज, बार्ली और मिलेट्स। फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट और हेम्प होती है। गंगा लगभग 2500 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक है, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज है, यमुना हो गई, घाघरा हो गई, सोन हो गई। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट बहुत सारे ड्राई एक्सपेंस होते हैं जहाँ पे मतलब जो रेत ही रेत होती है, बहुत दूर तक रेत ही रेत होती है और पानी वहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है। सबसे गर्म जो है वो सारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है। और ठंडा जो अगर डेजर्ट की बात करें तो गोबी डेजर्ट है। नौकालिकाई जो फॉल्स है वो 340 मीटर है चेरापूंजी प्लेट्यू से, ठीक है। जोग फॉल्स जो है वो शरावती रिवर पे वेस्टर्न घाट में। हुंद्रू फॉल्स जो है वो सुवर्ण रेखा रिवर पे छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ये आपके नोट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम ट्रैप्स हैं और ये इसके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि 3 टाइप ऑफ लैंडफॉर्म बताओ, सबका एक एक फीचर दे दो। प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल क्यों बोला जाता है? यंग और ओल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल बताने, डिफ्रेंशिएट करना है। बछेंद्री पाल कौन थी? टेरेस फार्मिंग क्या है? और इंडियन वाटरफॉल के 2 के नाम बताने हैं और ये बताना है वो कौन से प्लेट्यू से या रिवर से वो अटैच है, ठीक है। जैसे चेरापूंजी प्लेट्यू मेघालय में, नौकालिकाई फॉल है, हुंद्रू फॉल हो गया सुबर्णरेखा रिवर पे, ठीक है। फिर ये प्लेट्यू बता दो, एरिया बता दो। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो अभी जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ के आए, हमने पढ़ा कि प्लेट्यू पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, आयरन है, कोल है, मैग्नीज है। तो अब हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन से हैं। सबसे पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसमें बहुत सारा आयरन, कोल, मैग्नीज है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, जिसमें गोल्ड और डायमंड अभी ऊपर पड़ा था। लावा प्लेट्यू, जिसमें रिच ब्लैक सोइल है, वो कॉटन के लिए होता है। ब्लैक सोइल हमेशा कॉटन के लिए बहुत फेमस होती है, वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे से उग सकता है। एल्यूवियल सोइल जो गंगा ब्रह्मपुत्र के इलाके में है, वो फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे आइडियल है। गंगा प्लेन में जो फूड क्रॉप्स है वो सारी ही है, ठीक है। फाइबर क्रॉप अभी ऊपर पड़ के है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादातर बारिश की वजह से होता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इन रिसेंट डिकेड, आसपास के जो अभी पिछले दशक गए हैं लगभग, मतलब ऐसा मान लो कि पिछले 10 साल, उससे पिछले 10 साल, तो एग्रीकल्चर जो है वो इरिगेशन पे मतलब टर्न होता जा रहा है। पहले हम बारिश के पे डिपेंड थे, अब हम खुद से ना ट्यूबवेल लगा लिया, समरसेबल लगा ली, तो उससे पानी निकाल के ज़मीन से उससे इरिगेशन करते हैं, ठीक है।
जिसमें पानी जो है वो कैनाल से पंप करते हैं, ग्राउंड वाटर से वो निकालते हैं। वाइल इरिगेशन हैज इंक्रीज प्रोडक्शन, जबकि इरिगेशन से प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई है, ठीक है, फसलें अच्छी होती हैं, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। पहले जब हम नल लगाते हैं ग्राउंड वाटर के लिए, हैंडपम्प लगाते हैं तो वो 50 मीटर पे लगता था, फिर वो 100 मीटर पे लगने लगा, फिर 150, फिर 200, अब 250 मीटर पे भी लोग नल लगाते हैं। तो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इरिगेशन हो रहा है। बहुत सारी कम्युनिटीज है जो रिवर सोर्सेज को कंसिडर करती है, ठीक है, और उनको मानती है कि वो सैक्रेड है। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? तो टिम्बर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, बायोडाइवर्सिटी मिलती है। रेनफॉल जो रेगुलेट होती है, सोइल जो हमारी मिट्टी है वो कंजर्व होती है, लाइवलीहुड बनती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, सोइल, ये सब क्या है? रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गया। इसके बाद है कंजर्वेशन मेथड, तो इन सबको बचाने के तरीके क्या है? तो वो है एफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को यूज करना अच्छे तरीके से स्टोर करके। 3 R's होते हैं हमारे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होता है कि अगर कोई चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी तो रिड्यूस कर दो, उसका यूज़ कम कर दो। कोई चीज़ है जिसको आपका यूज़ खत्म हो गया तो उसको किसी और चीज़ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आपका काम का नहीं है तो उसे रिसाइकल करा दो, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन ऊपर पढ़ के आए। ग्रीन डस्टबिन मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिससे हम खाद बना सकते हो। ब्लू डस्टबिन मतलब ड्राई वेस्ट, जिसको हम रिसाइकल के लिए भेज दें। नेशनल क्लीननेस डे पढ़ाई था 30 जनवरी। सिल्लुक विलेज हमने देखा अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड मिला था। जीरो वेस्ट विलेज है वो। छोटा नरेना वन ऑफ द फर्स्ट विलेज है जो वेस्ट फ्री बना था। इंदौर मैसूर क्लीनेस्ट सिटीज बनी थी, ठीक है। ये इसके एग्जाम ट्रैप्स हो गए और ये इसके इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो गए, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। मिनरल्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटें, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन डिफरेंस क्या है। टू इंडियन विलेजेस और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो ये टॉपिक तो किसी ने अगर जीके पढ़ी है तो ये टॉपिक तो सबने पढ़ा है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में आए हो आप तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सबने ही पढ़ा होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको सिंधु सरस्वती कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो जो टर्म है सिविलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, ठीक है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता जो होती है उसको ह्यूमन सोसाइटी का एडवांस स्टेज बोला जाता है, ठीक है, माना जाता है। एक सिविलाइजेशन क्या है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अर्बनिज्म मतलब टाउन की प्लानिंग हो, अलग अलग तरह के क्राफ्ट हो, ट्रेड हो, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर राइटिंग हो, कल्चरल एरियाज हो, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर हो। सिविलाइजेशन स्टार्ट होते बहुत अलग अलग टाइम पे, ठीक है, दुनिया के अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है। जैसे इराक और सीरिया जो आज के टाइम का मेसोपोटामिया है, वहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई 6000 साल पहले। इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो उससे भी कुछ सेंचुरीज बाद में बनी है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वो लगभग 2600 से 1900 बीसीई में स्टार्ट हुई थी। इसको हम इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता, इंडस सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता कुछ ही बोलते हैं। इसके इनहेबिटेंट्स मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे उनको हम हड़प्पन्स बोलते थे। ये दुनिया की सबसे पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इसका नाम हड़प्पन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहली सिटी थी हड़प्पा जो हमें मिली थी, वो सबसे पहली सिटी थी, ठीक है। आज के पाकिस्तान के पंजाब में है वो, और वो 1920 से 1921 में मिली थी। इस डेवलपमेंट को बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो पंजाब के बड़े बड़े इलाके हैं, पंजाब और सिंध के, वो इंडस, रवि और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे वहाँ पानी जाता है। सरस्वती रिवर जो है वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय से बहना स्टार्ट करती है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से होकर बह के जाती है। 3500 बीसी से स्टार्ट होता है विलेज, जो कि टाउन में ग्रो करे, ठीक है, और फिर वो शहर बने। इस ट्रांजिशन को होने में लगभग 2600 बीसीई में स्टार्ट हुए थे। सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले सरस्वती नदी का मेंशन है, जिसको बोला गया कि फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टू द सी, पहाड़ों से आने वाली नदी जो सीधा समुद्र में जाके मिली। आजकल इसका नाम घग्गर नदी है इंडिया में, और पाकिस्तान में हाकड़ा नदी है। लार्जर हपन सिटीज वर बिल्ट अक्रॉस अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान विद वाइड स्ट्रीट्स ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शंस। हड़प्पन जो सिटीज थी वो तो वो ना एक प्रॉपर प्लान के साथ बनाई जाती थी कि कौन सी गली कहाँ हो जाएगी, कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ होगी, कि नालियाँ किस डायरेक्शन में बहेगी, घर का गेट किस डायरेक्शन में होगा। तो प्रॉपर, जैसे आज के टाइम पे वास्तु बोलते हैं ना कि वास्तु के हिसाब से बनती है, तो पहले के टाइम पे जो सिटीज थी वो प्रॉपर प्लान करी जाती थी। तो ज़्यादातर सिटीज में फोर्टिफिकेशन होता था, मतलब किलाबंदी कर रखी थी। 2 पार्ट्स होते थे, एक होता था अपर टाउन, एक होता था लोअर टाउन।
अपर टाउन में जो अमीर लोग, बड़े लोग रहते थे, लोअर टाउन में नॉर्मल लोग, कॉमन लोग रहते थे। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो थी वो सेम थी, चाहे बड़े घर हो चाहे छोटे घर हो, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी। सारी बिल्डिंग जो है ज़्यादातर ईंटों की बनी होती थी। धोलावीरा जो गुजरात में है उसके 3 अलग-अलग इलाके हैं, ठीक है? 3 डिस्टिंक्ट ज़ोन्स हैं। नो टू एज़ इन अदर सिटीज़, किसी और में 2 भी नहीं है। फाउंडेशन जो है मोस्ट बिल्डिंग की वो क्या है? ज़्यादातर स्टोन से, पत्थरों से बनी है। मोहनजोदारो में ग्रेट बात है, जिसमें जो कि मतलब जो मेजरमेंट है वो है 12 इंटू 7 मीटर, और उसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल लगा है, ठीक है? वाटर प्रूफ है वो। नेचुरल बिटुमेन से वो वाटर प्रूफ है। अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के ऊपर उसे अप्लाई कर रखा है। ग्रेट बाथ वॉज नॉट अ पब्लिक स्विमिंग पूल, ये कोई पब्लिक स्विमिंग पूल नहीं था कि कोई भी जाके नहा ले। मोस्ट हाउसेज हैज इंडिविजुअल बाथरूम। इट वाज लाइकली यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल, रिलीजियस जो रिचुअल्स होता है उनके लिए वो यूज होता था। हड़प्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। दे had separate areas for bathing connected to larger network of drains which ran below the streets. मोहनजोदड़ो में पीपल ड्रिव वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल मेड ऑफ ब्रिक्स। धोलावीरा जो कि रन ऑफ कच्छ या गुजरात में है, वहाँ पे लगभग 6 रिजर्वायर है, जैसे आज के डैम मान लो, ठीक है? तो लार्जेस्ट रिजर्वायर जो है वो 73 मीटर की लंबाई है उसकी। हड़प्पन ने ग्रू करे सीरियल्स जैसे बार्ले, व्हीट, सम मिलेट्स, समटाइम्स राइस, कभी कभी राइस, दाल, वेजिटेबल सब्जी, ये सब उगाते थे वो। देवर द फर्स्ट इन यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, उसको हम यूरेशिया बोलते हैं। तो ये सबसे पहली सभ्यता थी जिसने कॉटन उगाया, ठीक है? जिसके बाद में उन्होंने कपड़े बनाए। साइंटिफिक एग्जामिनेशन जो हुई थी क्ले पॉट्स की, जो कि यहाँ से मिले हैं, उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स के रिमेन मिले कि दूध के प्रोडक्ट उसमें होते थे। हल्दी मिली है, जिंजर मिला है, बनाना मिला है। तो उनकी जो डाइट थी वो बहुत डाइवर्स थी, ठीक है? अलग अलग तरह के आइटम वो खाते थे। हड़प्पा के जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो मीट और फिश के लिए, वो मतलब फिशरी मतलब जो मछलियां हैं और मीट, इनके यूज के लिए वो जो जानवर है उनको पालते थे। वो ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक है? आभूषण वगैरह, टिम्बर, गोल्ड, कॉटन, इनको एक्सपोर्ट करते थे। जो सबसे ज्यादा ऑर्नामेंट वो फेवर करते थे वो था कार्नेलियन, रेडिस सेमी प्रेशियस स्टोन फाउंड मोस्टली इन गुजरात। उन्होंने वो कॉपर को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, ठीक है? कॉपर प्लस टिन मिलके जो ब्रोंज बनता है, तो ब्रोंज हमने पता था ना अभी एलोय पढ़ा है कि एलोय था ब्रोंज, तो ब्रोंज मिलके बनाते हैं कॉपर प्लस टिन से, जो कि कॉपर से हार्ड होता है। हड़प्पा ब्रोंज यूज करते थे हड़प्पन लोग, ताकि ब्रोंज से वो टूल्स बना सके, पोर्ट्स, पेन बना सके, फिगरिंग्स बना सके। उन्होंने लैंड रूट्स को यूज करा, रिवर्स को यूज करा, समुद्र को यूज करा ट्रेड के लिए, ठीक है? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। पहला इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी था वो इंडिया का। लोथल जो कि गुजरात में, उसमें एक ह्यूज बेसिन है जो कि 217 मीटर लंबा है। इस बेसिन में एक डॉकयार्ड है जो कि बोट्स को, जो पोरबंदर गुजरात देखा होगा, जो कि वो होता है ना कि यहाँ से बोट्स जाएंगी, यहाँ पे बोट्स आएंगी, तो ट्रेड करने में आसानी होती है। फिर थाउजेंड ऑफ स्मॉल सील्स वर यूज बाय ट्रेडर टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स एंड ईच अदर। तो ये छोटी छोटी सील्स को यूज करते थे ताकि पहचान सके ये हमारा सामान है या किसी और का है। हड़प्पा में जो आइवरी कॉम्ब है जो कि 7 मीटर लंबी है, वो मिली थी ओमान के इलाके में, कि जो कोस्ट होते हैं ना, कोस्टल एरियाज, वहाँ पे मिली थी। जो दिखाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस का भी ट्रेड करते थे, मतलब दूसरी कंट्री में जाके भी ट्रेड करते थे, तो ये दिखाते थे। मेजर सिटीज़ की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, काड़ीबंगन, बनावली, भिराना, फरमाना और गनवेरीवाला। तो ये देख ले कहाँ कहाँ पे है, देखो। हड़प्पा पंजाब में, मोहनजोदड़ो पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है? पंजाब और सिंध ये दोनों पाकिस्तान के हैं। फिर ये गनवेरी वाला चोलिस्तान डेजर्ट ये पाकिस्तान में, बाकी सारे इंडिया के हैं, ठीक है? सबसे पहले मेरा हड़प्पा, ग्रेट बाथ, 100 ऑफ ब्रिक्स वॉल, लार्ज सिटी मोहनजोदारो। धोलावीरा रन ऑफ कच्छ में 3 जोन्स हैं, उसमें 6 रिजर्वायर है और 73 मीटर स्टोन फाउंडेशन है। राखीगढ़ी हरियाणा में लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया की। लोथल गुजरात में डॉकयार्ड है 217 मीटर लंबा और मैरीटाइम ट्रेड हब था, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती थी। कालीबंगन जो राजस्थान में है, वहाँ पे जो फील्ड्स हैं, जो खेत है, जुते हुए खेत है, डिस्कवर हुए हैं, ठीक है? आग के अल्ट्रस जो होता है, फायर अल्ट्रस होते हैं, वो मिले हैं। बनवली में क्ले पुलो मिले हैं, ठीक है? भिराना में ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। फरमाना में सिमेट्री मिली है जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं। गनवेरी वाला में सरस्वती बेसिन का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है? अगर डेट्स की बात करें तो 3500 बीसी जो है, जो विलेजेस थे वो टाउन में बनना स्टार्ट हुए थे इंडस सरस्वती रीजन में। 2600 बीसी टाउन सिटीज में बनने स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे पहले सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। 1900 बीसी में इस सभ्यता खत्म हो गई थी। 1920 से 1921 में हड़प्पा की पहली बार खोज हुई थी, जो कि कौन सा था? हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा जो शहर था वो मिला था। 1924 में सिविलाइजेशन फॉर्मली आइडेंटिफाइड, कि इसकी फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन हो गई थी कि ये वाली सभ्यता है, हो गया। इसके बाद ये इस चैप्टर के एग्जाम ट्रैप्स है और ये से क्वेश्चन है, जैसे
कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सिविलाइजेशन के, सिविलाइजेशन को हड़प्पा ही क्यों बोला और नाम क्या था इसके, वाटर मैनेजमेंट कैसे करते थे, ग्रेट बाथ क्या था, ये पर्पज क्या था, हड़प्पा में लोग खाते क्या थे, क्या हमें कैसे पता लगा, या हड़प्पन में ट्रेड कैसे होता था, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट क्या करते थे वो, और सिग्निफिकेंस ऑफ लोथल ये पूछा है। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आंसर्स देख लेना, क्या आंसर लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुप्ता एरा। गुप्ता डायनेस्टी का जो सबसे फेमस रूलर था वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता कैसे चला है, तो इनकी जो कोर्ट थे उसमें एक पोएट थे हरिसेन, उन्होंने इनके बारे में ना लंबे लंबे पोएम्स लिखे हैं जो कि इलाहाबाद के अशोका पिलर पे है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो उन्होंने ना पोएम लिखे हैं। अब वो पोएम है इनकी प्रेज में, इनकी तारीफ में, जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में इसका वर्ड होता है प्रशस्ति। तो वो इंस्क्रिप्शन बहुत स्पेशल है क्योंकि वो प्रशस्ति के फॉर्म में लिखे गए हैं, लिखा है हरिसेन ने। ठीक है, एज अ पोएम लिखे हैं। किसकी तारीफ में लिखा है, समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखे हैं। अब प्रशस्ति जो है वो गुप्ता काल के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। जो पोइट थे, जो ये था हरिसेन था, इन्होंने समुद्रगुप्त की बहुत तारीफ करी एज अ वॉरियर, एज ए राजा, जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं। ठीक है, जो बहुत पढ़ा लिखा था, और वो पोइट्स का मतलब वो अच्छा पोइट भी था, वो बहुत सारी पोएम्स भी लिखता था। उसको मतलब उसको ना डिस्क्राइब किया जाता है एज इक्वल टू गॉड्स, कि वो भगवान के बराबर है। समुद्रगुप्त को जो सिक्के होते थे ना उन टाइम पे, राजा के जो सिक्के चलते थे, तो उस पर वो वीणा बजाता हुआ दिखाया जाता था कि वो म्यूजिशियन का भी राजा था। तो हरिसेन ने उसको डिस्क्राइब करा 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स, और समुद्रगुप्त की पॉलिसी बताई थी सबके खिलाफ। जैसे पहले थे रूलर ऑफ आर्यवर्त, आर्यवर्त के जो राजा थे, तो 9 रूलर्स थे जिनको अप्रूव किया गया था। ठीक है, किंगडम्स जो थे वो समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला ली थी। दूसरे थे दक्षिण पथ के रूलर, जो आगे 12 रूलर ने सरेंडर करा था। ठीक है, हारने के बाद फिर उनको समुद्रगुप्त ने बोल दिया था कि ठीक है तुम खुद राज कर लो, लेकिन वो पैसे जो है पहुंचाते रहना। नेक्स्ट है इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, जो उसके आसपास की स्टेट थी उनका इनर सर्कल, जैसे असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, गनसंग जो नॉर्थ वेस्ट में था। तो वहाँ पे ना उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। ठीक है, सारे ऑर्डर्स माने उन्होंने, इसके समुद्रगुप्त के आगे कोर्ट में अटेंड करते थे वो। फिर है आउटलाइंग एरियाज, तो कुषाण और शाका जो रूलर्स थे, उनके जो वो थे आने वाली पीढ़ियाँ थी, लास्ट के जो डिसेंडेंट थे, तो जो श्रीलंका के रूलर्स थे शाकास, वो उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने भी सबमिट करा था। ठीक है, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी इससे कर दी थी समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट है इलाहाबाद का जो पुराना नाम है प्रयाग, और पटना का जो उज्जैन और पाटलिपुत्र है। ठीक है, वो गुप्ता रूलर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। ज़्यादातर जो प्रशस्ति है वो एंसेस्टर्स के बारे में। ठीक है, राजाओं के जो राजा रूलर थे उनकी जो जेनेलॉजी थी कि ये बाप था, ये इसका बेटा था, फिर ये इसका बेटा था, तो ज़्यादातर वो उनके बारे में लिखी हुई है। फिर इनकी जो मदर थी, समुद्रगुप्त की जो मदर थी कुमार देवी, वो लिच्छवी डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। ठीक है, जो इनके फादर थे चंद्रगुप्त, वो गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे जिनको टाइटल मिला था महाराज धिराज। ठीक है, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, उनको सिंपली महाराज बोला जाता था। ठीक है, तो इनकी फैमिली को ना धीरे धीरे इंपॉर्टेंस मिलनी स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे टाइटल की हायरार्की देखें तो सबसे पहले आता है राजा। ठीक है, फिर उससे ऊपर होता है महाराज, फिर उससे ऊपर होता है महाराज धिराज। तो चंद्रगुप्त टू, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया की तरफ गए थे, वो साउथ की तरफ भी गए थे, श्रीलंका की तरफ भी गए थे, तो उन्होंने उस तरफ अपना राज्य बढ़ाया था। फिर इनको ना वो विक्रम संवत जो था, देखो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 58 BC से, और उसको चंद्रगुप्त टू जो समुद्रगुप्त के बेटे थे इनसे ही एसोसिएट किया जाता है, और उनको टाइटल मिला था विक्रमादित्य का। हर्षवर्धन जो है वो रूल करते थे 1400 साल पहले। उनके कोर्ट के पोइट थे बाणभट्ट, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी थी, हर्षचरिता, जिसको हर्ष चरित्र बोल सकते हैं। ठीक है, उनके कैरेक्टर के बारे में उनकी बायोग्राफी पूरी लिखी थी संस्कृत भाषा में। एक जुएन जैंग थे जो चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने हर्ष के कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था और उन्होंने भी उसके बारे में बहुत सारा लिखा है। ठीक है, अभी गुप्ता एरा के एग्जाम ट्रैप्स हैं, इनको एक बार देख लेना वीडियो पे पॉज करके। और फिर ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रशस्ति क्या है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो 4 डिफरेंट पॉलिसीज थी अलग अलग राजाओं के प्रति, जैसे आर्यवर्त के राजाओं को उन्होंने हरा के अपने में मिला लिया था। दक्षिण पथ में उन्होंने खुद ही मतलब हरा के उन्हें बोल दिया था कि खुद ही राज कर लो दोबारा। नेबरिंग स्टेट्स में वो ट्रिब्यूट करते थे, ठीक है, ऑर्डर देते थे, और वो लोग ऑर्डर मानते थे। फिर आउटलाइंग एरियाज में क्या होता था, उन्होंने अपनी बेटियों से शादी करा ली थी। फिर इन टाइटल्स का असेंडिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस बताना है, राजा, महाराज, अधिराज और महाराज के, और फिर बताना है कौन सा किसको मिला है। ठीक है, ये बता दिया 1 नंबर में। फिर क्वालिटीज बतानी समुद्रगुप्त की। ठीक है, उसकी प्रशस्ति से जो हमें पता लगी है या सिक्कों से पता लगी है। हर्षवर्धन कौन था और उसके बारे में हमें कैसे पता लगा, तो ये बताना है। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी या पंचायती राज।
तो देखो, इंडिया एक कंट्री है जिसका साइज बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर थोड़ी दूरी पे लोग बदल जाते हैं, बोली बदल जाते हैं, खाना पीना बदल जाता है। तो हमारे यहाँ लगभग 6 लाख विलेज है, मतलब गांव है, 8,000 कस्बे हैं, 4,000 शहर हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1.4 बिलियन है। और जिसके 2/3 मतलब 66 या 67% जो जनता है वो गांव में रहती है। हर गांव की तरह पीपल के मतलब लोगों का एक सिस्टम होता है, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं पंचायत, ठीक है, जो कि विलेज काउंसिल की तरह काम करती है। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल। वो क्या है, सरकार को, पंचायत क्या है, सरकार को लोगों के करीब लेके आती है, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भी अपना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिवली। पंचायत सिस्टम जो है उसको पंचायती राज बोला जाता है, और वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होती है। पंचायती राज सिस्टम वर्क्स एट 3 लेवल, बॉटम अप से स्टार्ट करके सबसे पहले विलेज, फिर ब्लॉक और फिर डिस्ट्रिक्ट। इसको हम कहते हैं 3 टियर सिस्टम। 3 टियर क्या है, पहला ग्राम पंचायत या विलेज परिषद, ठीक है, गांव परिषद। दूसरा है पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत या मंडल परिषद, जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है। और तीसरी होती है जिला परिषद या जिला पंचायत, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी होती है वो क्या होती है, सबसे पहले खेती बाड़ी देखते हैं, फिर हाउसिंग देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रोड, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर और कल्चरल एक्टिविटीज। ग्राम पंचायत लोगों के करीब होती है, ठीक है, क्योंकि उनके गली मोहल्ले के लोग ही जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ग्राम सभा में, ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ एडल्ट्स है फ्रॉम विलेज इनरोल्ड एज वोटर्स। ग्राम सभा में औरतें और आदमी दोनों सारे मैटर्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू देयर एरिया और फैसले लेते हैं। हर ग्राम पंचायत में एक हेड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सरपंच या प्रधान। इन आज की मतलब लगभग आसपास के जो साल है अभी पुराने, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है वो सरपंच बन रही हैं। ग्राम पंचायत में असिस्ट किया जाता है पंचायत सेक्रेटरी को, एक डाला जाता है, जैसे आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, तो फुलेरा वाली सीरीज थी, तो उसमें एक पंचायत सेक्रेटरी भी था, हु परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सच एज कॉलिंग मीटिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, जो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है, मीटिंग बुलाता है। फिर मोस्ट ग्राम पंचायत जो ज़्यादातर होती है वो असिस्ट की जाती है एक ऑफिसर से, जिसको हम बोलते हैं पटवारी, ठीक है, जो विलेज के सारे लैंड रिकॉर्ड, जो जमीन होती है ना कि ये किसके नाम है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स वो रखता है। कुछ केसेस में पटवारी कीप्स मैप दैट आर जनरेशन ओल्ड। कुछ केसेस में पटवारी के पास वो मैप भी होते हैं जो कई पीढ़ियों पुराने होते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस आइडियाज। जैसे कुछ बच्चों की बाल सभा या बाल पंचायत भी लगती है, जिन्हें बच्चे भी समझते हैं कि आइडियाज अपने प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे 2 अमेंडमेंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। फिर है 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला अर्बन लोकल बॉडीज या म्यूनसिपलिटी को, ठीक है। इसके बाद अगर सरपंच के बारे में बात करी जाए तो 4 लोग हैं जिनके बारे में हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में मेंशन किया गया है। पहला है ध्यानेश्वर कांबले, दूसरा है वंदना बहादुर मेहता, तीसरा है पोपटराव बागूजी पवार, और चौथा है शंकु राधु खंडू जीपी, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लो। देखो, जैसे ध्यानेश्वर है तो वो ट्रांसजेंडर पर्सन थे, वो तरंगफल विलेज के सरपंच बने थे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के 2017 में। उनका मोटो था लोक सेवा ग्राम सेवा, कि अपने गांव की सेवा करेंगे तो पब्लिक की सेवा है। उन्होंने 6 अदर कैंडिडेट्स को हराया था, ठीक है, तो याद रखना पहले ट्रांसजेंडर पर्सन थे जो सरपंच बने तरंगफल विलेज सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के 2017 में। दूसरे है वंदना बहादुर मेहता, जो भील कम्युनिटी के एक मेंबर है, ठीक है, वो खंकनवाड़ी मध्य प्रदेश की एक विलेज से आती है। उन्होंने पेट्रियार्कल नॉर्म्स को हरा के पहली फीमेल सरपंच वो बनी थी, ठीक है। उन्होंने औरतों को कन्विंस करा था कि सभा मीटिंग्स में आओ, ठीक है, जो गांव की मीटिंग्स होती है उसमें आए, और एजुकेशन को, सैनिटेशन इश्यूज को एड्रेस किया था उन्होंने। पोपट राव की बात करें तो वो सरपंच थे हिवाड़े बाजार के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में। विलेज वॉज अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ड्राउट, वहाँ पे ना सूखा बहुत पड़ता था, तो उन्होंने अन्ना हजारे का मॉडल जो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, फिर वाटर शेड कंजर्वेशन का, मैसिव ट्री प्लांटेशन का, ये सब उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर वो धीरे धीरे जहाँ पे सूखा बहुत पड़ता था वो इलाका हरा भरा हो गया, ठीक है। उन्हें पद्मश्री मिला था 2020 में। फिर शंकु राधु खंडू जीपी है जो कि वेस्ट सिक्किम में, उन्होंने बच्चों की नीड्स और बच्चों के राइट्स पे बहुत काम किया, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत उन्होंने बनाई थी। अब ये इस टॉपिक के एग्जाम ट्रैप्स हैं और ये इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं कि पंचायती राज क्या है, 3 टियर्स क्या है, ग्राम सभा का रोल क्या है, पोपट राव पवार ट्रांसफॉर्म हिवरे बाजार को उसने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, 73rd और 74th अमेंडमेंट में क्या डिफरेंशिएट था, मतलब डिफरेंस क्या था, और चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इस टॉपिक में हमें पूरा संविधान तो पढ़ना ही है। 8th क्लास के एनसीईआरटी तक कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस चैप्टर में मैंने मेंशन कर दिए हैं।
सिर्फ ये टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में 8th क्लास तक सिर्फ ये पॉइंट मेंशन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है, तो इससे ऊपर कोई नहीं होता। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडोप्ट किया था 26 नवंबर 1949। इफेक्ट यह तो मतलब इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। इंडिया को डिस्क्राइब किया गया था सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो चेयरमैन थे जिनकी उस कमेटी के जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, माउंटेन, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट है, उसके अंदर छह राइट्स हैं। पहला राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट टू एक्सप्लोइटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि फोर्थ पार्ट का ए पार्ट है, वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। टोटल 11 ड्यूटीज है। डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो पार्ट 4 में है। वो गवर्नमेंट को गाइड करता है कि लॉ कैसे बनाना है, पॉलिसी कैसे पास करनी है। इंडिया के अंदर 3 टियर गवर्नेंस है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है। सेंट्रल मतलब जो केंद्र सरकार है, स्टेट मतलब हर स्टेट के अलग अलग है, और लोकल जो पंचायत या म्यूनिसिपलिटीज है। 73rd में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 74th में अर्बन लोकल बॉडीज या म्यूनिसिपलिटीज को मिला। प्रियम्बल जो है वो इंट्रोडक्शन है या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। देखो, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो प्रियम्बल में क्या है, उसमें बेसिक फिलोसफी है कि किस फिलोसफी पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, उसमें पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है। फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की। लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। इसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे, ठीक है। तो बस यही पॉइंट्स याद रखने आपको कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आपके एग्जाम ट्रैप्स हैं और ये आपके क्वेश्चन है, जैसे व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एंड व्हेन डिड इट केम इनटू इफेक्ट। फंडामेंटल राइट्स क्या है, कोई से 4 बताने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कब ऐड की गई है। 5 वर्ड्स जो इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसको याद करने का तरीका क्या है, SSDR। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, ये ईवीएस का शायद लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद विजुअल आर्टिस्ट, हाँ तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो तो इस पे यहीं पे खत्म करते हैं ताकि ईवीएस हमारा पार्ट पूरा खत्म हो जाए। कल आपकी वीडियो आ जाएगी विजुअल आर्ट और योगा वाले पार्ट की, ताकि 2 वीडियो में पूरा ईवीएस का टॉपिक ही खत्म हो जाए, ठीक है। देखो, कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो सबसे पहले इंडिया जो है सबको पता है कि उसका कल्चर बहुत रिच है, ठीक है, बहुत पुराना है। 5000 साल से भी पुराना, जब इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन थी वहां से स्टार्ट होता है। वासुदेव कुटुंबकम होता है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ठीक है। ये महाउपनिषद से आया है, वसुदेव कुटुंबकम मतलब द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, एक परिवार है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में मानी जाती है, ठीक है। इंडिया को डिफाइन करता है कि हम लोग कितने भी अलग हो, ठीक है, कितनी लैंग्वेज हो, कितने रिलीजन हो, कितने भी हमारे जो रिचुअल्स हैं वो अलग हो, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। अर्लीस्ट पोट्री इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो सबसे पुरानी पोट्री है वो लाहौरा देवा गंगा प्लेन से मिली है, ठीक है, 7000 से 8000 साल पुरानी है, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिली है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप की थी वेल टर्न पोट्री, पिगमेंटेशन और डेकोरेटिव पेंटिंग्स। हड़प्पन पोट्री जो है जिसमें ब्राइट रेड सरफेस के साथ हम ब्लैक डिजाइन बनाते हैं, जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। बेक्ड क्ले को हम टेराकोटा बोलते हैं, जिससे पॉट्स, डिशेस, बाउल्स बनते हैं, ठीक है। और वो जो स्टोरेज होता है, ठीक है, मतलब स्टोरेज में काम आते हैं, कुछ स्टोर करना है, खाना बनाने के काम आते हैं। लार्ज हड़प्पन पोट्री जो एग्जिबिट की जाती है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है, मतलब वहाँ पे म्यूजियम में लगी हुई है। कालिदास जो कि 1500 साल पहले रहते थे, उनको इंडिया का ग्रेटेस्ट पोएट बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने कुमार संभव लिखी है। कुमार संभव में कालिदास ने डिस्क्राइब करा हिमालयस को एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स हु मेजर द अर्थ एंड स्ट्रेच फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन, कि पश्चिम से लेकर पूर्वी जो समुद्र है या सागर है वहां तक वो स्ट्रेच है और अर्थ को वो नापता है, ठीक है। फिर रंगोली है, वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसमें हम पाउडर, फ्लावर, लीव्स, राइस यूज करके बना सकते हैं। ट्यूलिप कश्मीर में होता है, बुरांस जम्मू में, सखुआ झारखंड, अमलटास केरल, विशु जो भी हमने सबसे पहले टॉपिक में पढ़े थे। फेस्टिवल फूड्स भी याद होंगे, छठ पूजा में ठेकुआ होता है, बिहू में पीठा होता है, होली में गुजिया होती है, ओणम में सद्या होता है, सेवई ईद में होती है।
सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस और धर्म, ये इंडियन वैल्यूज है, ठीक है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट की बात करें तो पोट्री, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, मेटल वर्क, वुड कार्विंग, शेल बेंगल्स। स्पॉट ऑन लेपर्ड्स और स्ट्राइप ऑन स्क्विरल, ये क्या है? ये पैटर्न है नेचर के। एनिमल विद पैटर्न पता ही है, ऊपर पढ़ के हैं, जेब्रा, पीकॉक, टाइगर, बटरफ्लाई। नेम ट्रीज जो हैं वो रिपीटिंग पैटर्न प्लांट्स है, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो लेपर्ड, स्क्विरल वगैरह हो गए, जेब्रा हो गया, पीकॉक हो गया। प्लांट्स की बात करें तो नीम ट्री की पत्तियां। सरहुल झारखंड में जो है वो अर्थ और सन को ऑफरिंग देते हैं, ठीक है, रिवर्स और ग्रेटिट्यूड के साथ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो होता है ढोल नगाड़ा। और स्प्रिंग को हम बोलते हैं सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। फिर ये इसके एग्जाम ट्रैप्स हो गए। और ये इसके क्वेश्चन हो गए कि व्हाट इज वासुदेव कुटुंबकम, व्हाट डज इट सिग्निफाई, डिस्क्राइब द रोल ऑफ हरप्पन पोएट्री, डिस्क्राइब द प्रोसेस, हु वाज कालिदास, फेमस वर्क क्या है, उसने हिमालय को कैसे डिस्क्राइब करा है, पैटर्न इन नेचर क्या है। तो देखो एनिमल का भी बता दिया और प्लांट्स का भी बता दिया। नेम द सेक्रेटरी एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विद सरहुल फेस्टिवल, तो पढ़ा है सेक्रेटरी ही, सेक्रेटरी है इसका झारखंड का, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा ढोल नगाड़ा, ठीक है। अब ये वीडियो यहीं पे खत्म कर दे क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिटेन करने में दिक्कत आएगी। तो आप ये काम करो, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कल इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा जिसमें हम विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, लोकल आर्ट फॉर्म और योगा वाला जो टॉपिक है ना कि सारे जो गेम्स हैं उनकी फंडामेंटल स्किल्स वगैरह, वो सब हम उसमें कवर कर लेंगे। तो 36 पेज हो गए, देखो 36 हो गए, 23 पेज बचा है, तो वो कल की वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। फिर मिलता है कल इसके सेकंड पार्ट के साथ।